याद रखिए, कभी भी किसी को दर्द होगा, दर्द जो है वो वायु विकार से होता है। हम्म। ठीक है? सो अब वायु विकार जो है, वायु कहाँ पर होती है? आपके ओवरऑल जितने भी जॉइंट्स हैं, जैसे ये जॉइंट हो गया, शोल्डर्स हो गए, तो कोई भी मतलब बॉडी का जॉइंट जो है उसके तौर पे, तो अगर किसी को दर्द हो रहा है, तो दर्द होने पर सबसे इमीडिएट रेमेडी है, सर दर्द हो रहा है तो इसकी मसाज करिए सबसे ज्यादा, थ्रोट की। जितना थ्रोट और पीछे का जो गर्दन का हिस्सा है, इसको आप जितना अच्छा मसाज करेंगे, तो ये क्या होता है, इस एरिया में ना गैस ब्लॉक हो जाती है। ओके। अभी क्या है ना, गर्मी और सर्दी दोनों एक साथ पड़ रही है। बारिश होती है तो एकदम से ठंडा हो जाता है, जब बारिश नहीं होती है तो गर्म होता है। हम्म। वो गर्मी सर्दी के कॉम्बिनेशन की वजह से ना गैसेस बन जाती हैं। ये जो ओके। आजकल का टाइम है, ये खाने में बहुत अच्छा डाइजेशन नहीं देता है। आजकल चीजें अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होती है, तो इसलिए कहते हैं कि बारिश वारिश के टाइम पर जो है हल्का खाना खाना चाहिए या कम खाना खाना चाहिए। 4 रोटी की भूख है तो 2 ही रोटी खाओ, या बहुत ज्यादा छाछ और सलाद टाइप की चीजें ज्यादा लो। वो उसका रीजन सिर्फ ये है कि उतना हजम ही नहीं होगा, अगर कुछ हैवी खा लेंगे तो वो हजम ही नहीं होगा। तो गर्दन का खूब अच्छी तरह से मसाज करेंगे। गर्दन को देखना हो तो एक्यूप्रेशर में जो थंब है, कंसीडर योर थंब एज द हेड। ओके। ये दोनों बीच की जो उंगलियां हैं दोनों, ये हम्म। दोनों पैर हैं और ये दोनों हाथ हैं। अच्छा। तो ये मेरी ह्यूमन बॉडी है एक तरीके से, ऐसे करके। तो अब आपकी गर्दन आई इस जगह पर, तो इस जगह का मसाज करिए। हम्म। तो गर्दन का मसाज तो करना ही करना है, दोनों हाथों के अंगूठों का मसाज कर लीजिए, पैरों के अंगूठों का मसाज कर लीजिए। तो जैसे आप मसाज करेंगे, आपकी बॉडी में कोई भी गैस ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो वो रिलीज हो जाएगी और तुरंत आपकी बीमारी शांत हो जाएगी। ओके। तो कहीं भी दर्द है, दर्द गैस की वजह से ही होता है। हम्म। गैस ऑब्स्ट्रक्ट होगी, जिस बॉडी पार्ट में ऑब्स्ट्रक्ट होगी उसी जगह दर्द होगा, तो उस बॉडी पार्ट के आगे और पीछे मालिश कर लीजिए। जैसे किसी व्यक्ति को एंजाइना पेन होता है, हार्ट का एंजाइना पेन होता है किसी व्यक्ति को, वो लेफ्ट हैंड में होता है। हम्म। उस व्यक्ति की रिस्ट, इसकी मालिश करिए, उसके शोल्डर की मालिश करिए। रिस्ट की मालिश करिए, शोल्डर की मालिश करिए, रिस्ट की मालिश करिए, शोल्डर की। वो पेन जो है वो मूव कर जाता है। ये उसकी लोकेशन है। ये कोहनी के पास का जो एरिया है ना, ये एंजाइना पेन। कभी भी इसकी मालिश नहीं करी जाती एंजाइना पेन में। अगर किसी को एंजाइना पेन है तो लेफ्ट हैंड शोल्डर और नी, सॉरी एल्बो, इन दोनों के बीच में वो होता है। तो यहाँ की मालिश नहीं करते, यहाँ की मालिश करते हैं और यहाँ की मालिश करते हैं। तो जो भी गैस की वजह से सर्कुलेशन ब्लॉक होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है? और जो ध्यान रखने की चीज है वो है ब्रीदिंग टिल नेवल। गैस की कोई प्रॉब्लम होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यू हैव टू ब्रीद फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। तो जितना अच्छी तरह से उसको करते हैं, उतनी जल्दी वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हटने शुरू हो जाते हैं। मतलब दीज आर फ्यू स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी इमरजेंसी हो, ये 2-3 स्टेप आप यूज करते हैं तो वो रिलीज होने के हिसाब से वो होता है। ठीक है? दर्द गैस से बनता है, गैस कब्ज से बनती है। तो पेट में कब्ज जो है वो उसका सोल रीजन है गैस बनने का। तो जितना ज्यादा आप पेट साफ रखेंगे, उतनी ज्यादा घर में आपकी बीमारी कम आएगी। तो पेट साफ रखने का बेस्ट तरीका क्या है? रात को 1 या 2 गिलास दूध मुनक्का के साथ पीजिए। किसके साथ? मुनक्का, किशमिश होती है ना, हाँ। एक बड़ी किशमिश की साइज की होती है, एक छोटी किशमिश होती है जो रेगुलर मिलती है, एक बड़ी किशमिश होती है, उसके अंदर एक मोटा सा बीज होता है। अच्छा। उसको मुनक्का कहते हैं। हाँ। वो 5-6 मुनक्का खाते हैं। एक सेकंड रुकिए ना।
ये तो आजकल चीजें ऐसी है ना, गूगल पे भी दिख जाती है। ये मैंने डाल दिया ग्रुप में ना। ये आप देखेंगे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। तो इससे क्या है कि पेट में कब्ज नहीं रहता है। मुनक्का जो है वो पेट में जब कब्ज नहीं रहता हो तो खून अच्छा बनाते हैं। और सर ये डायबिटिक को नहीं चलेगा ना? चलेगा, दौड़ेगा। चलेगा। दौड़ेगा। दूध फीका लीजिएगा बस। 5 मुनक्का अच्छी उसमें से बीज निकाल के उसे अच्छी तरह चबा लीजिए, और जब वो मुंह में जूसी सा हो जाए उसके बाद 1 कप दूध पी लीजिए। ठंडा दूध पियेंगे तो एसिडिटी को भी कंट्रोल करेगा। इनमें सब में ना फ्रक्टोज होता है, इसमें ग्लूकोज नहीं होता है। किसी में ग्लूकोज डैमेज करता है, फ्रक्टोज नहीं करता है। फ्रूट्स में भी बट फ्रक्टोज होता है। सर फ्रूट्स खाने से भी तो शुगर तो बढ़ता ही है। कभी भी नहीं बढ़ती। आप मेरे सर साथ बढ़ता है बैठो ना। सर। अरे आप मेरे साथ बैठो ना एक दफे, आपको मैं 5 आम खिलाऊंगा, फिर कहूंगा 5 आम खाने से पहले सर शुगर मैं नोट कर लो, और 5 आम खाने के बाद में शुगर नोट कर लो, 1 घंटे बाद शुगर नोट कर लो। अगर सर रोज रोज ग्लूकोमीटर से टेस्ट तो करता हूँ। है रोज ग्लूकोमीटर से टेस्ट करता हूँ मैं। रोज ग्लूकोमीटर क्या चीज टेस्ट करते हो आप? शुगर? यही शुगर का। हाँ, जिस दिन एप्पल खाऊंगा उस दिन बढ़ता है, जिस दिन एप्पल नहीं खाऊंगा उस दिन नहीं बढ़ता। कोई और रीजन होगा इसमें। ऐसा मैं कोई भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फ्रक्टोज से शुगर बढ़ जाए किसी की भी। इसका देखिए सिंपल सा तरीका होता है। ब्लू जो डायबिटिक जो होते हैं उनको सुबह खाली पेट अपना शुगर चेक करना चाहिए। खाली पेट के बाद आप जो भी खाते हैं ब्रेकफास्ट लीजिए। ब्रेकफास्ट में आप चाहे 1 किलो सेब खाइए, चाहे 1 किलो आम खाइए, दैट डजेंट मैटर। उसके 2 घंटे बाद फिर आप अपनी शुगर लीजिए। सर ये मैं टेस्ट कर चुका हूँ। सर मेरे सामने करना ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। कैन आई लीव अभी हाँ जी, हाँ आधे जी, घंटे? आप 1 बजे करेंगे ना रीजॉइन? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, नो इशू। थैंक आप मेरे सामने करो ना किसी दिन, फिर मैं बैठ के चेक करता हूँ कि क्या चीज का वो है। देखिए हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ब्रीदिंग से ही रिजॉल्व हो जाता है। हम फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज, अगर हम अपनी ब्रीदिंग के लिए रिलीजियस हैं। डायबिटीज क्यों होती है? डायबिटीज जिस व्यक्ति को भी होती है उसका सिर्फ एक ही थॉट होता है, जो होता है दैट आई एम नॉट बीइंग लव्ड प्रॉपरली, नोबडी लव्स मी। जैसे ही आप इस थॉट को अपने अंदर जगह देते हो, अंदर डायबिटीज बननी शुरू हो जाती है। बड़ा बेसिक सा वो है।
इस थॉट को अपने अंदर से आप हटा दीजिए, डायबिटीज कभी आपके अंदर जगह नहीं बना पाएगी। ठीक है ना? तो हमें क्या है कि हमारे को ना हमारा जितना भी सिस्टम है वो इनर कन्विक्शन नहीं सिखाता। मैं हमेशा एक लाइन बहुत 20 साल से मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, मजेदार सी है, मतलब ऑफ ट्रैक डिस्कशन है इस समय। हवा, पानी और गौरव शुक्ला, इसको कभी कोई रोक नहीं सकता। मैं हमेशा बोलता हूँ ये, हवा, पानी और गौरव शुक्ला, इसे कभी कोई रोक नहीं सकता। जब तक आप अपने आप को, मैं मतलब कैसे बोलता हूँ, गौरव शुक्ला कौन, मतलब द सोल गौरव शुक्ला इज सो पावरफुल, इट इज सो पावरफुल लाइक एनीथिंग, लाइक एयर और वाटर। तो वो इतनी पावरफुल है कि वो आप किसी भी चीज पे नहीं रोक सकते, कोई बीमारी, कोई चीज ऐसी है ही नहीं। आई एम अनस्टॉपेबल। तो आपको अपने आप को ना इतना पावरफुल मानना पड़ेगा। इम्यूनिटी में क्या होता है, जब हम गोली खाते हैं तो हम अपने आप को बार बार ये कन्विंस करते हैं कि ये गोली हमें ठीक कर रही है, हमारे अंदर ठीक करने की क्षमता नहीं है। इसलिए आप गोली खाते हैं तो कहते हैं हाँ मैं आज इस गोली की वजह से ठीक हूं। आप उस गोली की वजह से ठीक नहीं है, आप अपने सोचने के तरीके में ये मानकर बैठे हैं कि ये गोली आपको ठीक कर रही है, इसलिए आप वैसे ठीक हो रहे। ये जितनी भी गोली और मेडिकल साइंस है ना, ये अभी 50 साल की देन है। 50 साल पहले, 60 साल पहले कुछ भी नहीं था। एलोपैथिक डॉक्टर ढूंढने से नहीं मिलते थे। अभी 50-60 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। एलोपैथिक दवाइयों के लिए मेडिकल स्टोर नहीं मिलते थे। मैं समझा पाया मेरी बात? नहीं समझा पाया? यस यस। तो ये बिलीफ सिस्टम है जो हमारे को इम्पैक्ट कर रहा है। अभी आप देखो, ये कोरोना आया, जिसके घर का कोई मर गया उसने क्लियर कट कह दिया एलोपैथिक सिस्टम बेकार है, कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता। जिसके घर का नहीं मरा, अस्पताल में जाकर बचकर वापस आ गया, उसने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, बचा तो लिया यार, डॉक्टर कितना भी वो सही, लेकिन इसने बचा लिया। बट अब की बार 10 लाख डेथ हुई थी। पिछली बार नरेंद्र मोदी क्या कह रहा था, देखो जी दुनिया के लोग इतने सारे मर गए कोरोना में, हमारे देश से कोई भी नहीं मरा। इतने करोड़ों की जनसंख्या, 1 लाख लोग नहीं मरे। अब की बार मोदी कुछ नहीं बोला। विच मीन्स कि आपको पता ही नहीं है कि ये पूरी कहानी चल क्या रही है। तो आप अपने सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू करिए। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी इनर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, कोई सी भी बीमारी आएगी और चली जाएगी, आप वहीं के वहीं रहेंगे। अगर आप अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर बिलीफ ही नहीं करेंगे तो कहीं कुछ नहीं होने का। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ? यस यस। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इट इज अ वेरी टिपिकल प्रोसेस, और हमारे को खास तौर पे इसी बात का ध्यान रखना है। दवाइयाँ इंपॉर्टेंट है, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि नहीं दवाई इंपॉर्टेंट नहीं है, मत खाइए, बट बी वेरी वेरी क्लियर कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। आपको डायबिटीज ठीक करनी है, अपने आप को 1 साल का टाइम दीजिए। 1 साल तक डेली आपको मेडिटेशन करना है। मेरा YouTube चैनल उठा लीजिए, उससे एक मेडिटेशन कीजिए, जो भी पहली मेडिटेशन, और उससे रोज उसका नेक्स्ट वर्जन ऐसे करके उसे करते जाइए। आवाज बंद हो गई। म्यूट हो गया। सॉरी। तो इस पूरे उसमें आप अपने आप को डायबिटीज में 1 साल का टाइम दीजिए। पहली चीज, आपको रोज जो है एक मेडिटेशन सुबह उठते ही उसे सुनना है, रात को सोने से पहले उसको सुनना है। तो अब आपको मान लीजिए अगर 10 बजे सोने का टाइम फिक्स कराए आपने, तो अपना 9:30 पौने 10 बजे तक ध्यान से लेट जाइए और वो मेडिटेशन सुनिए।
सुनते सुनते आपको नींद आ जाती है, डजंट मैटर। सुबह उठिए, उसको फिर से सुनिए। उसमें हर तरीके का मेडिटेशन है, 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक के उसमें मेडिटेशन दे रखे हैं। वो मेडिटेशन आपको रोज सुनना है। आप उसके बाद उठिए, उठने के बाद अपना शुगर टेस्ट करिए। आपके शुगर पहले 1 महीने के अंदर ही मैं गारंटी लेता हूँ कैन नॉट बी, फास्टिंग शुगर कैन नॉट बी मोर देन 80-85। सर ये यूट्यूब चैनल का नाम? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आपने मेरा कोर्स करा है। मेरे कोर्स में मैंने हर जगह एक ही वीडियो शेयर करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल का वीडियो श्री मंत्राब्ज मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। मैं भी दोबारा शेयर कर देता हूँ। आपने कोई गौतम जी मन से कोर्स नहीं करा मेरा, ये तो यूट्यूब चैनल और वेबसाइट तो मेरे सभी को पता है। नहीं है, आपने शेयर किया है ग्रुप में, पर मगर मैं आपने वो देखा नहीं कभी। देखा नहीं। हाँ, नहीं हाँ। देखा है। कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर कुछ ऑर्डर रहता है? उसमें उसमें ना एक्चुअली पूरी सीक्वेंस दे रखी है। आप कोई सी भी एक सीक्वेंस पूरी करिए। जैसे मान लीजिए मैंने लक्ष्मी जी के ऊपर एक मेडिटेशन कराया, तो उसको मैंने 60 डेज में पूरा करा। तो 60 डेज तक मैं रोज कोई ना कोई माइनर सी वेरिएशन करता चला उस मेडिटेशन में। आफ्टर द एंड ऑफ 60 डेज वो व्यक्ति जो रेगुलरली उसको कर रहा है, उसने ही स्टार्टेड रिपोर्टिंग कि मेरे फाइनेंशियल जो है वो इम्प्रूव होने शुरू हो गए। तो अब क्या है कि आपको आपको किस चीज का स्ट्रेस है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। डायबिटीज इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। किसी भी व्यक्ति को अगर डायबिटीज होगा, उसको कोई ना कोई स्ट्रेस जरूर होगा। तो जब किसी को स्ट्रेस है तो वो ये आइडेंटिफाई करे कि उसका स्ट्रेस का बेसिक रीजन क्या है। तो वो हम आपस में डिस्कस करके देयर आर डिफरेंट सीक्वेंसेस एंड सीरीज जो हमने मेडिटेशन में डेवलप करी है। 30 डेज मेडिटेशन, 60 डेज, 90 डेज, ऐसे करके उसको कंटिन्यूस करते गए और रोज वो मेडिटेशन करवाते गए। उसका नेट इम्पैक्ट ये पड़ा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजों की कंप्लेंट करी थी। जैसे फाइनेंशियल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब थे, घर में कोई भी जॉब में नहीं था, जितने भी मेल मेंबर थे सारे ही अनएम्प्लॉयड थे, किसी की शादी नहीं हुई थी। तो वो करने से धीरे 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 वो 2 महीने 3 महीने के बाद जो है उनके घर में सबकी शादी भी हो गई, सबके फाइनेंशियल्स भी इम्प्रूव हो गए, एवरीथिंग वेंट वेल। तो आपको बस ये देखना होता है कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ स्ट्रेंथ। रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस क्या है। द मोमेंट यू आर अवेयर कि हाँ ये मेरा रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। नॉर्मली हमने देखा कि जैसे डायबिटीज जो है, जिन घरों में जिन लोगों को डायबिटीज थी, उन घरों में नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारी चांदी रखी हुई थी, सिल्वर। अब या तो वो सिल्वर के लक्ष्मी गणेश थे, या तो वो सिल्वर कॉइन्स थे, या सिल्वर मोमेंटोज थे। तो व्यक्ति जैसे जिस बेडरूम में सो रहा है उसमें उसकी नॉर्थ ईस्ट साइड में वो चांदी रखी हुई है, या उस घर के नॉर्थ ईस्ट में चांदी रखी हुई है, तो उस घर में से स्ट्रेस कभी भी नहीं जाता। अगर नॉर्थ ईस्ट में चांदी होती है तो उसके घर से कभी स्ट्रेस नहीं जाता। जिस घर में पेट के रोगी बहुत ज्यादा होते हैं, तो वैसे ये सारा मैं डे 6 और डे 7 में कवर करता हूँ। ये जितना भी पार्ट डिजीज रिलेटेड है ये डे 6 और डे 7 पे आता है। बट ये गौतम जी जो है ये मतलब कोर्स रिपीट कर रहे हैं लेकिन मन से पूरा नहीं करते हैं, इस वजह से जो है मुझे बोलना पड़ रहा था। तो एनीवेज, तो ये वहां पर यूट्यूब चैनल में आपको सारे के सारे मिलेंगे, पूरे डे वाइज जो है उसकी सीक्वेंसेस लिखी हुई हैं। आप देखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। देखिए मैंने ज्यादातर चीजों के सॉल्यूशन इस तरह से डिजाइन करे कि मैं रहूं या नहीं रहूं, सॉल्यूशन जरूर रहना चाहिए। तो ये नहीं है कि कोई व्यक्ति मेरे से जब तक कोई कमर्शियल सर्विस ना ले तब तक के तौर पर मैंने सारा रिसोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट करा था यूट्यूब के ऊपर। और ये भी जो हमारे सेशंस वगैरह होते हैं ये भी मैं सारे के सारे यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। उसमें जो भी बेसिक छोटी मोटी कोई एडिटिंग करनी होती है, या मान लीजिए कोई ग्रुप में कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करता है क्लासरूम के टाइम पे, तो वो हम एडिट कर देते हैं उस वीडियो में से, डिलीट कर देते हैं उस पार्ट को। बाकी वो हम पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, बिकॉज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, विच वी नॉर्मली डोंट रियलाइज
कि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बट इफ somebody religiously follows the question itself is a very important tool to answer everything. तो ये वाला पार्ट जो है हम इसमें लोगों को यही अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो जैसे अब आज हमने क्या क्या बात करी, आज हमने बोला कि एक एक्यूप्रेशर का प्रोसेस होता है जिसमें कंसीडरिंग द थंब एज द हेड एंड द 2 फिंगर्स इन द बिटवीन एज द 2 लेग्स। तो ये हमारे बॉडी पार्ट हो गए। अब हमने परसों जब मेडिटेशन करा था तो मैंने आपको बताया था कि मेरा हेड जो है उसमें मैं मार्किंग करूं तो अ आ ई उ कहाँ प्लेस होता है। So on the same lines, I can place the same process on my both hands and both feet. Okay. मैं अपने हाथ और पैरों में भी उसी तरह से अल्फाबेट लिख सकता हूँ। उसी तरह से मैं अपने दोनों हाथ, मतलब मेरे शरीर में फ्रॉम हेड टू मूलाधार के बीच में मेरे 9 चक्र आते हैं। तो मैं वो 9 चक्र पॉइंट आउट कर सकता हूँ ना कि कहाँ पर मेरा चक्र होगा। अगर मुझे ये पता है कि ये मेरा हेड है और ये मेरे दोनों पैर हैं, तो मैं उस तरीके से अपने चक्रास को भी मैप कर सकता हूँ। तो मेरा जब भी कोई चक्रा डिस्टर्ब होगा तो दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच में वो चक्रा के टेम्परेचर या उसमें इरिटेशन हो रहा होगा या कुछ ना कुछ दिक्कत उसमें जरूर आती है। तो जब हम उस चीज को ध्यान करके उसको मसाज करते हैं उस चक्रा के हिसाब से हाथ और पैरों में, तो इमीडिएटली हमारे चक्रा में करेक्शन भी शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो मैंने पीपीटीज आपके साथ शेयर करी है उसके अंदर ये चीज है, ऑलरेडी है। सो वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट पार्ट। ठीक है, तो अब डे 3 शुरू करें आज से। हाँ। ठीक है, तो आप एक एक करके शीट्स खोल लीजिए डे 3 पे। Why there is confusion of single theory बोल रहे। हाँ, एक सेकंड। हम डे 3 कर रहे हैं ना आज। हाँ। So day 3 में the first slide is impregnated with thoughts. हाँ। Yeah. Why there is a confusion of one single theory. Okay. हाँ, ये सबसे important है actually. This is very important. पूरी दुनिया में भगवान एक है, हम मानते हैं कि एक ही भगवान है। पूरी दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति ह्यूमन बॉडी के तौर पे बनता है, हम कहते हैं कि उसका पहला सेल तो एक ही है ना भाई। ह्यूमन, उसमें फीमेल का एग और मेल स्पर्म दोनों मिलने के बाद एक सेल बनता है। उस एक सेल से सारी बॉडी बनती है। तो शरीर जो पूरा बन रहा है स्टार्ट किससे हो रहा है? एक सेल से। ठीक है, उस सेल में एग और स्पर्म दोनों मिले हुए हैं, बट वो एक सेल है। ठीक, उसी तरह से भगवान जो है वो एक है। अब उसको आप लक्ष्मी गणेश कह रहा हूँ, लक्ष्मी विष्णु बोल दीजिए, शिव पार्वती बोल दीजिए, एनीथिंग, बट वो एक से ही पूरी क्रिएशन हो रही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? वी डोंट हैव अ यूनिवर्सल थ्योरी। अगर एक साउंड है, एक ही म्यूजिक है, एक ही नॉइज है, उसमें कोई भी यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है। यूनिवर्सल थ्योरी क्यों नहीं है? यूनिवर्सल थ्योरी इसलिए नहीं है बिकॉज वी आर इम्प्रेग्नेटेड विथ थॉट्स। इम्प्रेग्नेटेड विथ थॉट्स का क्या मतलब है? टोटली उसमें डूबे रहते, लाइक वी आर इनटू इट। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूँ, उसकी अगली स्लाइड पे जाइए जो बिलीफ सिस्टम एंड गॉड। हाँ, इसमें आपको क्या दिख रहा है इस वाली स्लाइड पे?
for creation. है इसमें कॉमन क्या है तीनों इमेजेस में? कॉर्ड। कॉर्ड है, हाँ। तीनों में कॉमन है कॉर्ड। एक तरफ जो है कॉर्ड के एक तरफ विष्णु जी हैं, दूसरी तरफ ब्रह्मा जी हैं। एक इमेज में एक शिव। तरफ कॉर्ड के शिव जी हैं, दूसरी तरफ देवी माँ है। और तीसरी इमेज में जो है कॉर्ड नहीं दिख रही है, एक मदर दिख रही है और एक बच्चा दिख रहा है, बट ये अजम्पशन है कि वो कॉर्ड अंदर से कनेक्टेड है। ऐसे ये तीनों इमेजेस, बराबर। तीनों इमेजेस में कॉर्ड कॉमन है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए, वो जो पुरुष मतलब मेल मैस्कुलाइन जो होता है, क्या वो कंसीव करता है? नहीं, तो उसके कॉर्ड होगी? नहीं होना चाहिए। उसकी मदर के साथ तो वहां पे मदर नहीं है ना, ब्रह्मा जी का फोटो लग रहा है। ये फोटो कॉमन है, सब जगह यही फोटो देखने को मिलता है, कोई नया फोटो नहीं है ना ये। ब्रह्मा जी के नाभि, वो शिव विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं एंड ऑल दैट, ये हम हमेशा देखते हैं, हर मंदिर में ये फोटो लग रहा है। बट वी नेवर क्वेश्चन कि विष्णु जी के कॉर्ड कैसे होगी, और कॉर्ड होगी तो कॉर्ड के एक तरफ मदर होती है, दूसरी तरफ चाइल्ड होता है। तो अगर मदर विष्णु जी हैं तो चाइल्ड ब्रह्मा जी हैं, ये एम्बिगिटी हो गई ना। विष्णु जी मदर कैसे हो सकते हैं? विष्णु जी तो फादर होंगे। बट डू वी थिंक, डू वी क्वेश्चन इट लाइक दिस? अच्छा, ये एक हो गया। दूसरी वाली जो इमेज है उसमें शिव जी के कॉर्ड है, और शिव जी की कॉर्ड से देवी माँ निकल रही है, या देवी माँ की कॉर्ड से शिव जी निकल रहे हैं। शिव जी ग्रोन अप हैं, देवी माँ छोटी सी हैं, तो एम्बिगिटी हो रही है। और स्पिरिचुअली ये दोनों इमेजेस बहुत ही रिस्पेक्टेड इमेजेस हैं। So what I'm trying to say is, we are already impregnated with thoughts. There are certain things which stop our thinking. वो हमारे सोचने के तरीके को ही ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, और जब हम उस पार्ट पे नहीं सोचते, उस जगह नहीं क्वेश्चन करते, तो नेचुरल प्रोसेस में क्या क्या चीजें हिडन होती हैं, हमें कभी वो पता ही नहीं चलती है। इसलिए पहली वाली चीज में जब मैंने बोला इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स, उसमें एक इमेज है जिसमें कि अर्जुन खड़े हैं और कृष्ण जी विराट स्वरूप में है। उसमें एक इमेज है जिसमें कि एक कलश है और उसके ऊपर नारियल रखा हुआ है। हाँ। ठीक है ना? तो ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है? पहली इमेज जो अर्जुन और कृष्ण वाली है, उसमें कृष्ण जी जो है वो अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं। आपने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है क्या? ऐसी स्टोरी पता है। स्टोरी पता है। तो उस स्टोरी में क्या होता है कि अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं कर रहा, कृष्ण जी कहते हैं प्लीज युद्ध कर ले। वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, मुझे क्या फायदा होगा, राज्य ही तो मिलेगा, ये अपने सारे अपनों को मार के ऐसा राज्य किस काम का। तो कृष्ण जी कहते हैं नहीं नहीं, ये लोग तो सारे मरे हुए हैं, मैंने इन सबको पहले ही मार रखा है, तुझे पता ही नहीं है। वो कहता है तुम कैसे मार सकते हो, तुम तो अभी यहीं खड़े हो मेरे साथ में। बोले नहीं, तू अपने बारे में नहीं जानता है, मैं जानता हूँ, मैं भगवान हूँ और तू जो है इंसान है, पर हम हमेशा दोनों साथ साथ ही आते आए। बोले तुम मेरी बुआ के बेटे हो, तुम ऐसी लंबी चौड़ी कहानी क्यों सुना रहे हो? तो वो कहते हैं कि अच्छा तू मुझे नहीं जानता, तो मैं तुझे वो रूप दिखाता हूँ जो मेरा वास्तविक रूप है। तो वो कृष्ण जी जो है वो महाकाल का अपना स्वरूप जो है वो दिखाते हैं, जिसमें उनके हजारों सर हैं, हजारों पैर हैं। ये महाभारत सीरियल के अंदर ये वाला पार्ट आया था। तो अर्जुन जो है उसके बाद डर जाता है, वो कहता है मैं मान गया भाई तुम भगवान हो, पर ये वाला रूप मुझे जो है ना इसे देख के बहुत डर लग रहा है, तुम मुझे वो वाला रूप दिखाओ जिसमें तुम विष्णु जी के जैसे हो, एक हाथ में सुदर्शन चक्र, एक हाथ में गदा, तो मेरा वो पार्ट ठीक हो जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने वो वाला स्वरूप दिखा दिया।
बोले मैं मान गया तुम भगवान हो, अब बताओ मुझे क्या करना है। बोले बेटा युद्ध करो बस, और कोई बात नहीं। तो ये स्टोरी आपने सुनी है ना। तो इस स्टोरी में अर्जुन को जब कृष्ण ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया, तो अर्जुन का कहना था भाई मुझे डर लग रहा है, मैं ये नहीं देखना चाहता, मुझे अपना वही विष्णु जैसा ही स्वरूप दिखाओ। ठीक है। अब ये अर्जुन कौन है? अर्जुन जो है वो इंद्र का बेटा है, सशरीर शिव के पास मिलकर आया, शिव से युद्ध करा, शिव से पाशुपत अस्त्र लिया, स्वर्ग में चले गए सशरीर। तो अर्जुन बहुत पावरफुल व्यक्ति है, पर वो पावरफुल व्यक्ति भी क्या कह रहा है कि ये महाकाल को देखने के बाद मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं देखना चाहता। सो अर्जुन वॉज इम्प्रेग्नेटेड विथ थॉट्स। उसको रियलिटी दिखाई तो उसने कहा मुझे रियलिटी मत दिखाओ, मैं नहीं देखना चाहता, मुझे वो दिखाओ जो आसानी से दिख जाता है जिसको देख के मुझे अच्छा लगे। तो हमारी जो भी सोच और प्रक्रिया है वो प्रश्न करने को इसलिए रोक रही है क्योंकि हम प्रत्येक स्थिति में जो हमें अच्छा लग रहा है हम केवल उस डायरेक्शन को ही देखना चाहते हैं। वो सही है गलत है, हमें कष्ट देगी नहीं देगी, दैट डजंट मैटर। हमारी स्थिति एक छोटे बच्चे की जैसी है जिसका गला बहुत खराब है और उसको जो है कड़वी दवाई पीने को दी जाती है जिससे उसका गला ठीक हो जाए, और वो बिल्कुल नहीं पीता। तो फिर उसे कहते हैं ये एलोपैथी पहुंची कैसे? क्योंकि खांसी की दवाइयां जितनी भी आयुर्वेदिक थी वो सब कड़वी थी। तो एलोपैथी वालों ने कफ सिरप बनाने शुरू करे जो बड़े मीठे थे और उसमें नींद की दवाई मिला दी। तो नतीजा क्या हुआ कि छोटे बच्चे को खांसी तो होना स्वाभाविक है, छोटे बच्चों को खांसी हो ही जाती है, कुछ भी खाओ ठंडा गर्म फट से उनको खांसी हो जाती है। तो वो जो छोटे बच्चे थे उनको कफ सिरप पिलाना शुरू करा। कफ सिरप पिलाने के बाद उनकी खांसी ठीक हुई नहीं हुई, उनको नींद आ गई और वो सो गए। सोने के बाद उठे तो खांसी शांत हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरे सिस्टम में दो चीजें थी, एक्शनेबल और नॉन एक्शनेबल, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी नॉलेज हो गई। दूसरी थी सुख और दुख, मुझे क्या करने से अच्छा लगता है और क्या करने से बुरा लगता है। तो दवाई जो है उसको हम क्या कहेंगे, एक्शनेबल यानी करना चाहिए, और जिससे जनरेट क्या हो रहा है, दुख, मतलब कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी तो दुख हो गया ना, पर करना तो है ही। तो हम हमेशा उन एक्शंस को करना शुरू कर देते हैं जो हमें सुख देते हैं, भले ही चाहे वो हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है। एक अभी कुछ दिन पहले मैसेज आया था, वो मैसेज क्या बोलता था, माई लाइफ पार्टनर, माई लाइफ पार्टनर इज माई बॉडी। ये अभी किसने बोला था, श्री श्री रविशंकर ने बोला था, माई लाइफ पार्टनर इज माई बॉडी। तो मैंने बड़ा मजाक उड़ाया, मैंने कहा तभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम ये कह रहे हो कि माई लाइफ पार्टनर इज बॉडी, तो तुमने शादी इसीलिए नहीं करी बिकॉज यू ऑलरेडी पजेस द बॉडी, तो यू डिडंट मैरिड। तो वो तो मजाक की बात हो गई थी, बट रियलिटी में आप ध्यान से चीज देखिए तो आपका शरीर जो है वो शत्रु के जैसा है। जैसे दुश्मन होता है ना, दुश्मन क्या करता है, आप उसको एक मुक्का मारिए वो आपको दो मुक्के मारेगा। अभी आपको मन करे आइसक्रीम अच्छी लगती है, आप 5-6 आइसक्रीम खा लीजिए, गले में खूब मोटे मोटे टॉन्सिल्स हो जाएंगे, उसमें भयानक दर्द होगा, उसके लिए आपको खूब गोली खानी पड़ेगी। तो अगर आपने इस शरीर को कष्ट दिया तो शरीर भी आपको उससे दुगना कष्ट देगा। आपको अच्छा लगा एसी में सोना, आप एसी में सो गए, आपको फट से उसके बाद थोड़े दिनों बाद बुखार, बॉडी एक्स, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इस शरीर को जितना कष्ट देंगे ये उससे डबल आपको देगा। आप इसको जितना ध्यान से रखेंगे ये उतना आपका ध्यान रखेगा, बट उस ध्यान के लिए भी तो कष्ट हो गया ना। तो शरीर प्राप्त करना बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे किसी की दुश्मनी हो गई, इसको शरीर को लेना और इसको मेंटेन करना, सारी चीजें पेनफुल है।
मैंने मेरे गुरुजी को देखा है, वो मई के महीने में पंखा नहीं चलाते थे। जब जून की गर्मी शुरू होती थी, तब वो कहते थे कि हाँ, अब 1 नंबर 2 नंबर पे पंखा चला दो। फिर जब पीक में बिल्कुल गर्मी पड़ती थी, तब हम सब क्योंकि उनके कमरे में बैठते थे, इसलिए हमारी जिद की वजह से वो वहाँ पे कूलर लग गया, एसी तो कभी लगा ही नहीं। मतलब हमारे गुरुजी का आश्रम तकरीबन तकरीबन 500 करोड़ की प्रॉपर्टी होगा। वो सबको अपने जितने भी उनके चेले वगैरह थे, सबको इंस्ट्रक्शन क्लियर करते। बोले इस आश्रम में कुछ लगे या ना लगे, कभी भी एसी नहीं लगेगा। वो तो मतलब हम लोग 8-10 साल तक लगातार जाते रहे, तो किसी दिन जबरदस्ती जो है वो फ्रिज मंगा दिया। अदरवाइज बोले ये फ्रिज से तो सारी बीमारियां घर के अंदर घुसती हैं, फ्रिज नहीं आना चाहिए। इतना ही बनाओ, इतना ही खाओ जो रात का रात में, सुबह से रात तक कंज्यूम हो जाए। ये रात से सुबह जब चीजों को रख देते तब घर में बीमारियां घुसती हैं। बट उनकी बात कोई सुनता भी नहीं था। बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। पर जहां-जहां वो अपनी जिद चला सकते थे, वहां-वहां पर उन्होंने उतने टाइम तक कभी भी एसी नहीं लगने दिया। सो आई डोंट नो अभी। अभी तक तो मतलब वहां पर एसी नहीं आया था। तो वरना जो है वो और सब कूलर से ही काम चलाते थे मैक्सिमम। और पूरी गर्मियों उनकी खाट जो है वो छत पे बिछती थी और वो छत पे सोते थे। मैक्सिमम अगर बहुत गर्मी हुई तो एक पंखा लग जाता था बस थोड़ा दूरी पे। अदरवाइज वो कहते थे कि जितना नेचुरल एनवायरनमेंट के करीब रहो, उतना ज्यादा आप लोग हेल्दी रहो। तो मतलब क्या है कि इस शरीर को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। आप मैनेज करोगे तो ये 100 साल तक काम करेगा। आप मैनेज नहीं करोगे तो ये 10-20 साल में भी आपको रुला देगा। ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह, वो मेरे गुरुजी को कभी नहीं हुआ। वो 100 साल की एज में गए। उनको कभी बोले ये कोई बीमारियां होती हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, बेकार। बोले शरीर संतुलित करके रखो। और जिस दिन वो गए, उस दिन से पहले वाले दिन भी 2 घंटे वॉक करके गए थे। उनका फिक्स था, वो रोज शाम को 1.5 से 2 घंटा वॉक करते थे। चला भी नहीं जाता था। तो तो भी जो है मतलब 100-100 मीटर, 50-50 मीटर चलते थे, फिर किनारे पे बैठ जाते थे। बट चलते ही रहते थे 2 घंटे तक। बोले अगर मैंने ये बंद कर दिया, जिस दिन मैं बंद कर जाऊंगा फट से बिस्तर पकड़ लूंगा। तो हमें इस शरीर को अगर धारण करना है, तो हमें बहुत सारे कष्टों को झेलने के हिसाब से अपने आप को रखना चाहिए। बट हम वो नहीं करते, इसलिए बीमार पड़ते हैं। और बीमारी में भी जो है वो हम सही तरह से ध्यान नहीं रखते, तो बीमारियां फर्दर बढ़ जाती हैं। आयुर्वेद के अंदर मृत्यु भी एक रोग है। वो मृत्यु का भी ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए जब क्या चीज, क्या बोले? मृत्यु का ट्रीटमेंट? हाँ, वो मृत्यु को ट्रीट करते थे। आप देखो ना, रामचरितमानस जो है या रामायण जो है, उसके अंदर लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो वो मर ही गए थे ना। वो तो उसके बाद एकदम से गरुड़ जी आए और गरुड़ जी ने कुछ चीजें करी, तो उन्होंने वो नाग विष काट दिया, तो वो बच गए, वापस जिंदा हो गए। पर वहां पे टर्म वापस जिंदा होना लिखा है। हनुमान जी के टाइम पर जब वो संजीवनी लेकर आए थे, तो संजीवनी तो अमृत बूटी थी, तो अमृत तो उसी को दिया जाएगा ना जो मर जाए। तो हमारे यहाँ मृत्यु की भी चिकित्सा थी। तो हमारे यहाँ मृत्यु को भी एक रोग माना गया है, तो मृत्यु भी ट्रीट करी जाती थी। आयुर्वेद पूरा का पूरा इसी तरीके का था। सो हमारे, मैंने तो क्योंकि बहुत सॉरी, वो आजकल वो ना वो प्राणिक हीलर्स की रिक्वायरमेंट है ना, वो उसका ऐड डाला है, तो उसकी वजह से बहुत क्वेरीज आ रही है। तो दैट्स व्हाई। तो तो जब हमने इस पार्ट को देखा कि उसमें मृत्यु की भी चिकित्सा होती थी, तो वो जो प्रक्रिया है वो लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो
उस पूरे प्रोसीजर में जा रहे हैं। अगर एक व्यक्ति का जो कोरोना है उसमें उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर भी चाहिए, रेंडेवर भी चाहिए, सौ चीजें चाहिए थी। हमने उसको डिस्टेंस हीलिंग पर ट्रीट करा, बंदे की सिर्फ एनर्जी लेवल्स को ट्रीट करा, तो उसमें इम्पैक्ट आ ही गया ना, मेजर्ड इम्पैक्ट आया। और सबके सामने करा, ये भी नहीं कि हम कोई चीज छिप के कर रहे हो या कुछ है। कोई भी आए सामने बैठे बताए क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इतने टाइम पे उसकी हीलिंग करी और उसमें फर्क आ गया। विच मीन्स कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल सिस्टम में ट्रेडिशनल विजडम जो था उसमें बहुत सारी चीजें थी, हमें कभी वो चीज पढ़ाई नहीं गई, बताई नहीं गई उस तरीके से, विच इज वॉट इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स। अभी आप हर चीज में देखो ना, चेंजेस तो आ ही रहे हैं, वो स्लो है या फास्ट है डिपेंड करता है कि आपने उस चीज को कितनी रिलीजियसली करा, बस उतना ही फर्क है। करना तो पड़ेगा, बिना करे कोई चीज नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो कॉर्ड है जो हमें दिख रही है, इस कॉर्ड की रियलिटी को तो पकड़ लें अपने हाथ में कि इस कॉर्ड के एक तरफ मदर है, दूसरी तरफ चाइल्ड है, बीच में ये कॉर्ड है। इसी कॉर्ड के थ्रू सारा कम्युनिकेशन है, इसी कॉर्ड के थ्रू सारी डिलीवरी मैकेनिज्म है। बच्चे को भूख लगी तो ये कॉर्ड ही उसे फीड कर रही है, इस कॉर्ड के थ्रू ही मदर उस बच्चे को फीड कर रही है। तो बच्चे में और मदर में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। बच्चा उस समय प्राण की उस अवस्था में है जैसे एक मछली होती है, मछली पानी के अंदर सांस लेती है, हमारे यहाँ वो गर्भ में बच्चा जो है वो पानी के अंदर सांस ले रहा है, बोल नहीं सकता, बट वो अपने विचारों को मदर तक भेजता है, मदर तुरंत उसे सेंस कर लेती है और उसके अकॉर्डिंग काम करती है। मदर को पता चलता है कि बच्चा इस समय फीड ले रहा है, वो अंदर ही अंदर फीड लेता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम उस प्रोसीजर को देख और समझ पाए, क्योंकि ये बहुत। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये आपने जो बोला बच्चा पानी में सांस लेता है, हम्म। ये इन द वूम और आउट ऑफ, मतलब बर्थ लेने के बाद, मतलब नहीं, ये, हिंदी वूम ही तो होगा भाई। हाँ मगर फिर वही क्वेश्चन कि वूम में वो कैसे पॉसिबल है, वूम में अ, कैसे पॉसिबल है मतलब? मतलब अभी वूम के बाहर आने के बाद तो वो नोज से ब्रीदिंग करेगा, हम्म। मगर वूम में वो कैसे होता है, मैं वही जानना चाहता हूँ। बड़ा सिंपल है, आप दशावतार पढ़िए। जब आप दशावतार पढ़ेंगे कि विष्णु भगवान के 10 अवतार कौन से हैं? विष्णु भगवान का सबसे पहला मछली का अवतार है। मछली का अवतार म्यूट हो गए। हाँ जी सॉरी। तो हम जब अपने 10 अवतार देखते हैं तो हमारा पहला अवतार जो है वो मत्स्य अवतार है, मछली। मछली का मतलब ये है कि जो हमारी प्राणों की अवस्था है, हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है वो हमारी रक्षा कैसे करता है, जैसे एक मछली होती है उस तरह से हम अंदर रहते हैं। तो मछली पानी में सांस लेती है, हमारी बॉडी की नेचुरल प्रोग्रामिंग पानी में सांस लेने की है। उसके बाद उसके अगला अवतार कौन सा है? उसके बाद अगला अवतार है कछुआ। कछुआ जो है पृथ्वी और पानी दोनों जगह सांस लेता है, दोनों जगह आ सकता है, जा सकता है। तो जो सेकंड स्टेज है वो यही वाली है। तीसरी चीज है वो सुअर, वारा अवतार। वारा अवतार जो है वो सोख लेता है सारी चीजों को। सोख लेने का क्या मतलब है? वो जितना भी मल कूड़ा कचरा होता है वो उसको खा लेता है और खाने के बाद वो सारी साफ सफाई हो जाती है। एक सेकंड रुकिए जरा, एक सेकंड।
ये जरा ग्रुप देखिए, मैंने ग्रुप में ना डिटेल शेयर करी है, हमारे कौन से अवतार हैं और वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। इसको मैंने एक बिल्कुल अलग से तरीके से प्रेजेंट करा है। गौतम जी, फंडामेंटली दिक्कत क्या होती है ना, हमने क्वेश्चन करना अंदर से बंद कर दिया। हमारे अंदर जो क्वेश्चनिंग एबिलिटी होनी चाहिए थी वो नहीं है। आप पढ़ो, मैंने अभी व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, क्या लिखा है वहां पे। दशावतार वाला ना। When we are in our mother's womb, like a fish and sustain pran, kachap, coexistence between water and earth, inside the womb and outside, who sustain pran. Varah, Nabhi, the one who like a pig eats and clears the dirt inside and sustains pran. Nursing, the one who breaks the mere non-living matter, five elements and becomes living, soul-bearing and sustain pran. Woman, purest form of education purpose which holds every cell of the body irrespective of size of the body, mind and sustains pran. Parshuram, Ram is Maryada and Parshu is atom. The one who console or reserves the right and duties even in the atomic level inside the body or outside the body and sustain pran. Ram, Maryada, the one who puts Maryada to human race and sustain pran. Krishna, Mahakal, the one who crossed the line of descent. The omnipotent punishes and destroys to sustain pran. 9. Buddha, fake avatar, the true form was Chanakya. Kalki, future, the state of pran which is unknown and fights with every kind of danger known or unknown, which never lets you go instinct and sustain pran. समझ में आया? ये मैंने बड़ा बेसिक सा एक दिन लिखा बैठकर। उसका रीजन ये था कि जब भी कभी, मतलब आई डोंट रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ समथिंग लाइक आई एम नेवर इम्प्रेग्नेटेड विथ थॉट्स। मैं अपनी कभी भी सोच को जो है ना किसी जगह रोकता नहीं। मैं सोचना एक मेरी जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं उसको रोज के रोज इस एक्सरसाइज को करता हूँ। मैं हर चीज पे सोचता हूँ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग होना जो है उसकी सबसे बड़ी पावर हमारी सोचने की शक्ति है। अगर हम सोचना ही बंद कर दें तो हम में एक जानवर में कोई फर्क नहीं है। आपको मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं कि कूड़े में बैठ जाओ और कूड़े में खाना खा लो, आप खाओगे? आप बिल्कुल भी नहीं खाओगे, क्योंकि वो चीज प्रोग्राम्ड है उसी तरीके से। आपको कूड़े में से भी कुछ उठा के खाना पड़ेगा ना, तो उसको उठाओगे, फिर कहीं अलग जाओगे, उसे साफ करोगे, फिर उसे खाओगे। क्योंकि जब आप कभी भिखारियों को और इस टाइप के लोगों को जो कूड़े में से खाना खाते हैं उनको देखोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि वो लोग भी वहां कूड़े में बैठ के नहीं खाते। कूड़े में से चीज उठाएंगे, एक तरफ अलग बैठेंगे और फिर उसे उठाकर खाएंगे। ये क्यों हो रहा है? इंटरनल प्रोग्रामिंग इस तरीके से है। ऑन दी सेम लाइंस हम सबकी बेसिक प्रोग्रामिंग सोचने के लिए है और हमने सोचना बंद कर दिया। बट ये नेचुरल एक्सपीरियंसेस है। तो ये जो भी पार्ट मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी में वो बच्चा जो है पानी के अंदर सांस लेता है। तो मैंने देखा और देख के मैंने रियलाइज करा कि हाँ भाई, ये तो सांस ले ही रहा है, वरना सांस नहीं लेगा तो कैसे चलेगा। और पिक्चरों में, वीडियोस में भी दिखाते हैं ये चीज, तो देखकर भी पता चल जाता है कि ले तो पानी में ही सांस रहा है।
पर कोई तो पावर होगी तो जो उसे पहले दिन पानी में सांस लेना सिखाती है, सडनली वो मेम्ब्रेन फटती है और फटने के बाद वो बाहर आता है। तो अब अगर कोई मछली है, वो मछली पर ही प्रोग्राम्ड है, तो वो मेम्ब्रेन फट गई तो उसे मर जाना चाहिए कि पानी, उसको तो सांस लेने की आदत पानी में थी, बाहर आके तो उसे मर जाना चाहिए, बट नहीं मरता। इसका मतलब कोई है जो पानी के अंदर भी सांस दिलवाता है और पानी के बाहर भी सांस दिलाता है। तो कहीं वो मछली जैसा है, कहीं वो कछुए जैसा है। फिर अब आप ऐसे मानो कि मैं आपका शरीर का ऊपरी हिस्सा जो स्किन है उसको फाड़ दूं, तो क्या होगा भाई? नहीं बचेगा एक्सेसिव ब्लीडिंग से। बट वो भी नहीं होता कि नर्सिंग के तरीके से कोई नाखून से अपनी पूरी बाहर की लेयर को फाड़ दे। भाई आप एक बलून के अंदर हो, एक वाटर बलून है जिसके अंदर आप मौजूद हो, किसी ने वो बलून फाड़ दिया तो कायदेसर आपको मर जाना चाहिए, बट आप फिर भी नहीं मरते। तो वहां पर वो नरसिंह अवतार जैसा मुझे दिखा। फिर मैंने देखा कि हमारे शरीर की प्रोग्रामिंग कैसी है। मोटे से मोटा व्यक्ति देखिए, ये जापानी सूमो पहलवान जो होते हैं, इनका शरीर भी एक ही सेल से बनता है और वो कितने लंबे चौड़े मोटे तगड़े होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनके शरीर की स्किन जो है वो जवाब दे दे, फट जाए, कुछ भी नहीं होता। हल्के से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। और वो पतला दुबला सा व्यक्ति जो है उसकी भी स्किन चलती रहती है। कुछ लोग ऐसे थे जो 6 नहीं 7 नहीं 8-9 फुट के भी हुए। उनके बड़े-बड़े भारी शरीर, आप WWF देखिए, वो आता है टीवी पे, उसमें लंबे-लंबे 8-8 9-9 फुट के पहलवान हैं, उनके शरीर भी चलते रहते हैं। बड़ी-बड़ी डॉल्फिन, जो डॉल्फिन कह रहा हूँ, ब्लू व्हेल और ये सारी हैं, ये भी कोई नहीं फटती। इसका मतलब कि जैसे वामन अवतार था, उसने अपना साइज़ बड़ा करता चला गया, वो जितना मर्ज़ी बड़ा कर लिया, वो साइज़ ब्रेक नहीं हुआ। ये वामन अवतार में देखा मैंने। परशुराम में मैंने देखा कि देयर इज समथिंग जो कि चाहे सेल हो चाहे टिश्यू हो, सबकी प्रोग्रामिंग कर रही है। सो आई डोंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम थिंकिंग एंड आई ऑलवेज हैव क्यूरियोसिटी टू लुक फॉर थिंग्स। क्योंकि जहां मेरा ध्यान जाता है वहां पर मैं सवाल करता हूँ। जब सवाल करता हूँ तो मेरे अंदर की जो लंबिकाग्र चक्र में जो सोल सीट है, वो सोल मुझे जवाब देती है। वो जवाब मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ, आपको बता देता हूँ। आप कहते हो गौरव शुक्ला बहुत इंटेलिजेंट है। गौरव शुक्ला कद्दू इंटेलिजेंट नहीं है। गौरव शुक्ला का क्या कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन तो उसकी सोल सीट का है, या कंट्रीब्यूशन उस अटेंशन का है जो उस पर्टिकुलर जगह पर देख रही है, ध्यान जा रहा है। मेरा ध्यान नहीं जाए तो मैं क्वेश्चन भी ना करूं, पर ध्यान मेरे कंट्रोल में नहीं है। ध्यान कोई ऐसा है जो मुझे बार बार इधर उधर अंदर से टच करता है। और ये टच करने वाली एबिलिटी हम सबके अंदर है। आप उसको करना शुरू कर दोगे, आपके अंदर भी आ जाएगी, बट आप कर नहीं रहे। अब आप नहीं कर रहे, इसमें आपके जातिगत दोष भी आ गए। आपकी कास्ट क्या है, मेरी कास्ट क्या है, दोनों चीजों का फर्क है। जो जो बनिया जो होता है उसे पैसा समझ में आता है, उसे पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाते हैं। अच्छा, नोट ऐसे कमाए जाते हैं। ब्राह्मण है, उसे ज्ञान विज्ञान इस तरीके की बातों के तौर पे वो रहता है, तो उसका उसी में दिमाग चलता है। या फिर हमारा मदर या हमारी टीचर, उसने हमारी जैसी ग्रूमिंग करी तो हमारा ध्यान उधर चला जाएगा। अगर हमारे टीचर ने हमें जिस चीज के बारे में भी सिखाया, हम उसी चीज की तरफ अपने ध्यान को ले जाते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये नेचुरल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी एपिक्स हैं जो राम और कृष्ण को भगवान कहते हैं, मैं उनमें से किसी को नहीं मानता। मैं क्लियर कट कहता हूँ, राम और कृष्ण को भगवान कहना है तो उससे पहले उनकी मदर और जो उनका टीचर है, उन दोनों को भगवान कहो, तब आप कह सकते हो कि हाँ, एक भगवान भगवान बना सकता है। अदरवाइज इंसान तो इंसान ही बनाएगा। उनकी सोल सीट में, उनकी सोल में ये पावर हो सकती है जो भगवान वाली, बट इंसान ही थे। तो आप या तो मदर और टीचर, इन दोनों की पावर ही खत्म कर दो कि भाई मदर और टीचर कुछ नहीं कर सकते, तो ठीक है भाई, भगवान है फिर तो मान ही लेंगे। बट अगर मदर और टीचर एग्जिस्ट करते हैं तो भगवान हमेशा इन दोनों के थ्रू ही निकलेगा, इन दोनों के बियॉन्ड नहीं निकलेगा। अगर भगवान है तो वो दुनिया की बेस्ट मदर को अपने लिए चूज करेगा, दुनिया के बेस्ट टीचर को अपने लिए चूज करेगा, फिर वो पैदा होने आएगा। तो कृष्ण जी ने पहले देवकी को चुना। देवकी के 8 बच्चे पहले मर चुके थे, फिर वो 8वां कृष्ण हुआ। 7 बच्चे मतलब।
या रामचंद्र जी ने कौशल्या जी को चुना तो वो उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को देखकर, और फिर उनको वशिष्ठ जी जैसा टीचर मिला जो उनका कुल गुरु था, फिर उन्हें विश्वामित्र मिले जो जिन्होंने अस्त्र शस्त्र सिखाए, फिर उन्हें अगस्त मिले जिन्होंने रावण पे जीतना कैसे है उसके बारे में बताया, तो फिर भगवान किस बात के। तो हमने ही उसको भगवान बनाया, हम उसकी सोल सीट को भगवान कह सकते हैं कि राम के अंदर जो सोल सीट थी, उनका जो लंबिकाग्र चक्र था, वहां वो आत्मा थी। कृष्ण के अंदर उनकी, कृष्ण की सोल सीट पर आप ध्यान लगाओगे, वहां वो आत्मा थी जिसने कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त करा। तो ये हमारी थिंकिंग की ऑब्स्ट्रक्शन है। हम अपनी थिंकिंग को जब तक रिलीजियस नहीं बनाएंगे, उसको बहुत अच्छी तरह से रिलीजियसली अपने ध्यान को, और ये मेरी जितनी पावर है वो बीज मंत्र लिखने की वजह से है। जैसे जैसे मैं बीज मंत्र लिखता गया, वैसे वैसे मेरा जो अंदर का सिस्टम था वो ट्रांसफॉर्म होता गया, विच इज व्हाट आई फील कि तभी मैं जो चीज खुद जानता हूँ दूसरे को सिखा सकता हूँ, दूसरा कर भी सकता है। आज अभी आप देखो, ये भावना जी दोनों हाथों से श्रीम लिख रही हैं, 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद मैं पूछूंगा कि क्या स्थिति है, यू विल फील दैट देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज। आपने तो पिछली बार भी कोर्स इन्हीं के साथ करा था ना, तो आपको पता है कि भाई पहले कैसे क्वेश्चन पूछते थे या क्या चीजें मेडिटेशन करने पे दिखती थी, 2 महीने 3 नए महीने बाद क्या क्या दिखना शुरू हो गया, फिर आप देखो। नहीं, वो तो अभी भी चेंज नजर आता है मुझे अपने आप में। चेंज हो ही रहा है। हाँ, ये जिस तरीके से मतलब स्पिरिचुअलिटी ही, मतलब जैसे योगा भी है, अगर उसमें भी मतलब काफी चीजें इसी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है। और पहले नींद आ जाती थी, जल्दी पढ़ा नहीं जाता था मेरे से, अभी ऐसा नहीं होता। थोड़ा मतलब अगर कंसंट्रेशन लग जाती है तो छोड़ने का मन नहीं करता, ऐसा होता है मेरे साथ, देखो, पहले नहीं ये होता। इतनी सी चीज के लिए मतलब कंसंट्रेशन बन जाए, इसके लिए लोग रिक्वेस्ट करते हैं। हर एक जना अपने टीचर से कहता है कि जी मेरा ध्यान नहीं लग रहा। सिंपल श्रीम दोनों हाथों से लिखना शुरू करा और ध्यान लगना शुरू हो गया। अब सोचो, कोई व्यक्ति अपने छोटे बच्चे को, 1 या 2 साल का बच्चा है, उस बच्चे को पेन पेंसिल पकड़ा दे, दोनों हाथों में क्रेयॉन्स दे दे और धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस कराता जाए, तो जब तक वो बच्चा 3-4 साल का होगा, स्कूल जाने लायक होगा, वो दोनों हाथों से लिखने के लिए एक्सपीरियंस हो जाएगा। और जैसे ही वो दोनों हाथों से लिखने के लिए एक्सपीरियंस होगा, आप सोचो उसकी स्पिरिचुअल एबिलिटी कहाँ जाएगी। बट कोई भी चीज ऐसे चुटकी बजा के एक दिन में जादू मंत्र की तरह नहीं होती कि मैंने फूंक मार दिया और हाँ भाई अब ये व्यक्ति ज्ञानी हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पर वो इतना ही विजिलेंट और करेक्ट होता है जैसे अर्जुन ने गर्भ में अपनी पत्नी को चक्रव्यूह कैसे भेदना है उसके बारे में बताया, तो वो बच्चे को पता था। तो यहाँ से पता चलता है कि ये स्पिरिचुअली वो सोल कितनी मजबूत है। हम उस प्रेगनेंसी के टाइम को ढंग से यूटिलाइज ही नहीं करते। यूटिलाइज करें तो उसका रियल मिरेकल देखने को मिलेगा। मैं समझा पाया मेरी बात या नहीं? हाँ जी। तो हमारे को हर चीज नेगेटिवली बताई गई। जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में मुझे कभी कोई चीज नहीं ऐसा लगा कि ये खराब या अच्छे के तौर पे। किसी ने अत्याचार करा तो भी मुझे नहीं पता, मैं उस बात को कम विश्वास करता हूँ कि पास्ट में बड़े अत्याचार हुए, ये सारे हुए। बट मैं ये देखता हूँ कि किसी ने आप तो गौतम जी साउंड स्पेशलिस्ट है ना, ठीक है, यानी कि आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट समझ में आता है। आप मुझे तबले में गिटार की आवाज सुना सकते हैं? नहीं। बताइए। नहीं। आप मुझे ढोलक में ड्रम की आवाज तो सुना सकते हैं? वो भी लिमिटेड नहीं। उसमें, लिमिटेड उसमें। हाँ, ठीक है ना? आसपास। तो जो एक फैमिली वाले वो हैं इंस्ट्रूमेंट, उनकी तो आवाज आ सकती है। फैमिली मतलब म्यूजिक में 4 फैमिली है। एक है मेम्ब्रेन बेस्ड, बराबर। ठीक, दूसरी हो गई स्ट्रिंग बेस्ड, स्ट्रिंग। ठीक है ना? तो एक मेम्ब्रेन हो गई, एक स्ट्रिंग बेस्ड हो गई, एक वो है जो पीटे जाते हैं। हाँ, और एक हवा से घंटे घड़ियाल जो होते हैं ना, ब्लोइंग। जैसे एक चौथा ब्लो वाला हो गया, हम्म। जिसमें एयर ब्लो करते हैं, तो ट्रम्पेट वगैरह वो सारी। तो आप राइट। एक फैमिली में तो आप साउंड को मिक्स करके रिफ्लेक्ट कर सकते हो, मिलता जुलता निकाल दोगे, बट यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द 4।
कि गिटार में से तबले की आवाज आने लग गई, ये पॉसिबल नहीं है, है ना। सेम इज द सिचुएशन जो हमारा कास्ट सिस्टम है। हमारा कास्ट सिस्टम इस शरीर के अंदर से निकलने वाली आवाज से कनेक्टेड है। ब्राह्मण एक साउंड है, क्षत्रिय एक साउंड है, वैश्य एक साउंड है, शूद्र एक साउंड है। अब इन चारों को चारों में मिक्स नहीं करा जाता। तो जो हमारा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो ये है। अब एक बंदा इस पूरी कहानी को उल्टा सीधा बता दे, उसके मेल ट्रांसलेशन कर दे, फिर बताए इतना अत्याचार हुआ। तो मैं अभी वो एक किसी से पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि भाई हिंदू धर्म में तो बहुत सारी कमियां थी, वहां पे तो बाल विवाह होता था। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं जहां तक मैं समझता हूँ, बाल विवाह जो है वो शादी रिलेटेड डिस्कशन हो गया। बोले हाँ। तो बोले मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, वहीं सब जगह ये लिखा है कि 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल जो है वो सन्यास। तो बोले शादी रिलेटेड चर्चा धर्म में क्यों होगी? अगर होगी भी तो इतनी होगी। तो आप मुझे बताओ कि जो परिवर्तन या हम क्या कहते हैं रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, तो रिफॉर्म्स की जरूरत धर्म को है या समाज को है? तो उसमें आंसर था कभी रिफॉर्म्स की जरूरत तो समाज को पड़ेगी। जब जब कोई कुरीति डेवलप होगी तो उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो बोले धर्म को तो नहीं चाहिए ना। धर्म ने तो बोल दिया कि भाई शादी करने के लिए एज क्या है, 25 साल से 50 साल। तो बाल विवाह की बात ही कहां से आ गई? अब आप कहो जी हमारे धर्म में तो बाल विवाह होता था, तो आप दे लो गाली, पर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन तो नहीं है ना। अब कहानी और आगे बढ़ गई। एक ने बोला भाई हम तो आर्य समाज बनाएंगे, इसमें बाल विवाह नहीं होता। अरे बाल विवाह तो हिंदू में भी नहीं होता था। विवाह करना सोशल रिचुअल था, तो सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत थी। सोशल रिफॉर्म में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है उसकी बात है। तो हमारे यहाँ लॉजिकल थिंकिंग बहुत जरूरत है। क्योंकि वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, इसलिए हम चीजों को, गलत चीजों को मिक्स कर देते हैं और प्रॉब्लम आ जाती है। मैं समझा पाया मेरी बात? और मैं ये टाइम क्यों ले रहा हूं? बिकॉज ये सारी की सारी चीजें इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स की है। एक दफे आप अपनी बुद्धि को खोल लेते हैं कि आप अपने आप को ये कहते हैं कि यू आर नॉट इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट, कोई भी चीज पहले से ही बोई हुई नहीं है आपके दिमाग में, तो आप हर चीज का रिस्पेक्ट करोगे, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। एक हिंदू में, मुसलमान में, एक मुसलमान 5 बार नमाज अदा करता है, हिंदू तो 5 बार सोचता भी नहीं पूजा पाठ करने के बारे में। कन्फ्लिक्ट क्यों होगा दोनों में? होगा कोई कन्फ्लिक्ट? एक व्यक्ति दिन में 5 बार पूजा कर रहा है, मतलब भगवान का ध्यान कर रहा है। एक व्यक्ति दिन में 1 बार कर ले तो भी बहुत बढ़िया। हिंदू तो करता ही नहीं मेरे हिसाब से पूजा। 5 बार तो बहुत दूर की बात है। घर से जब ऑफिस जाता है तो वो थोड़ी देर को भगवान के फोटो के सामने कभी सर झुका लेगा या थोड़ी बहुत ऐसे ऐसे कर लेगा, कुछ कर लेगा, बस इतना ही रहता है। या अगर समय खराब चल रहा है तो भगवान की आरती भी करेगा, मिठाई भी चढ़ाएगा, मंदिर भी जाएगा, नंगे पैर मंदिर जाएगा। क्यों? क्योंकि परेशानी चल रही है, परेशानी का समाधान निकलना चाहिए। बट मन से तो वो कोई 5 बार नमाज नहीं पढ़ रहा, जैसे मुसलमान तो पढ़ता है। फिर भी झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा इसलिए होता है, जो व्यक्ति वो जो कर रहा है वो दूसरे पे थोपना शुरू करता है। और जब आप अपनी सही और गलत को दूसरे के ऊपर थोपोगे, आप कहोगे भाई तू 5 बार क्यों नहीं पूजा करता? बोले नहीं करता मैं, मेरी मर्जी, तू कौन? तू कोई चौधरी आया है मुझे बताने के लिए? नहीं करता, कहता नहीं करनी चाहिए, इससे तुम अंदर से साफ हो गए। अरे भाई साफ होऊंगा नहीं होऊंगा मेरी प्रॉब्लम है ना। वाई यू आर फोर्सिंग मी फॉर एनीथिंग? तो जो ब्यूटी थी हिंदू धर्म की वो यही थी कि उसने कभी किसी को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करा। हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए पूरी आजादी थी। बोले मन करे तो ये करो, नहीं करे तो मत करो। एग्जाम्पल, रामचंद्र जी राजा थे, उनकी पत्नी के बारे में एक धोबी जैसा व्यक्ति बोल रहा था, उन्होंने उसकी बात को भी बहुत ध्यान से सुना।
उन्होंने ये थोड़ी कहा कि इस धोबी के सर कलम करा दो। कहा उन्होंने कहीं ऐसा कि नहीं ये धोबी जो है इसकी आवाज ज्यादा निकल गई है तो अब इसकी गर्दन छोटी करा दो। कहीं नहीं कहा ना, या कहा? पता नहीं। पता नहीं क्यों, मतलब ये तो विजिबल डॉक्यूमेंटेड है ना। मर्यादा ना, मतलब प्रश्न- मर्यादा, मर्यादा बोलिए जो मर्जी बोलिए, बट वो इसकी पावर में था कि वो चाहता तो उस धोबी का सर कटवा सकता था कि कम वक्त तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में ऐसे बोलने की। बट उन्होंने नहीं करा, बिकॉज हिंदू धर्म में ये फ्रीडम है कि यू आर फ्री टू स्पीक। एक दूसरी बात, राजा जो है वो सेवक होता है प्रजा का, तो प्रजा को वो दंड देने का अधिकारी नहीं होता। बट उसने तीसरी चीज ये करी कि उसने उस चीज को लेकर समाज के लिए एक मर्यादा पुरुषोत्तम का इमेज क्रिएट करने के लिए ये स्ट्रक्चर बना दिया कि राजा को प्रजा की बात सुननी ही चाहिए, भले ही वो कितनी गलत हो। और उसमें ये मानकर कि जो भी होगा मेरे लिए अच्छा होगा, उन्होंने सीता जी को जंगल में भेज दिया। और जंगल में लव कुश पैदा हो गए एंड ऑल दैट, वो एक अलग पार्ट है, उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कभी मौका लगेगा बीच में हम डिस्कस करेंगे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नोबडी वाज इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स। सबको फ्रीडम थी। आप बोलो अत्याचार हुआ, धोबी तो ओबीसी कैटेगरी में आ जाएगा, बैकवर्ड क्लासेस में। एक धोबी का वजूद ही क्या, सर कटवा देते रामचंद्र जी। बट उन्होंने रिस्पेक्ट करी, ठीक है ना। सो कहने का मकसद ये है कि हमारे एपिक्स में कहीं नहीं लिखा कि हमने अत्याचार करे, और अत्याचार करते तो इस धोबी का नाम ही नहीं आता पूरे रामचरितमानस के अंदर। कोई नाम लेना भी आज किसी को पता ही नहीं चलता है कोई धोबी एग्जिस्ट भी करता था। तो ऐसे तमाम उदाहरण है। सो वी शुड, और क्योंकि वी आर ऑलरेडी इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स, इतनी सारी चीजें दिमाग में भर दी हैं लोगों ने हमारे कि वो मायावती, काशीराम, एक्स वाई जेड, आई डोंट नो। मतलब एक बेसिक लॉजिक क्वेश्चन है, क्यों नहीं करते? अगर करेंगे तो सुख से रहेंगे, बीमार नहीं रहेंगे, विच इज वॉट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट थ्रू दिस प्रोग्राम। अगर बेसिक्स में क्वेश्चन करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। आइए अब थर्ड स्लाइड पे आते हैं। ये पूरे उसमें प्रोग्राम में आज के दिन में ये सबसे वैल्यूएबल 2 स्लाइड थी, बाकी सब थ्योरी थ्योरी है। We should save ourselves from being impregnated with thoughts. अब मैं एक और एग्जांपल दे दूं आपको। मैंने तो खैर मेरे गुरुजी को देखा है, तो उनकी दाढ़ी और मूंछ दोनों है बढ़िया तरीके से। आप किसी की भी फोटो देखिए, कृष्ण जी की फोटो देखिए, शिव जी की फोटो देखिए, खूब बड़ी बड़ी जटाएं हैं शिव जी के। शिव जी की दाढ़ी मूंछ कहां पर है? क्लीन शेव है। ज्यादातर फोटो देखिए शिव जी क्लीन शेव है। क्यों, कैसे भी क्लीन शेव है? सर पे तो बाल बढ़ाते जा रहे हो, नीचे रोज शेव करने के लिए जिलेट पेस्ट यूज करते हो। बट वी आर इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स, वी आर नॉट थिंकिंग। अब मैंने मेरे गुरुजी को देखा, उन्होंने जब बाल आ रहे थे तो पूरे शरीर पे ही बाल थे, तो ना दाढ़ी काटी ना मूछे काटी, तो दाढ़ी मूछ और सर पे जटाएं सभी थी। धीरे धीरे कंघा करते थे, सर के बाल उड़ने शुरू हो गए तो सर के बाल कम हो गए, दाढ़ी मूछ से नहीं उड़े, कम उड़े, तो वो एज इट इज रहे। तो जो स्ट्रक्चर था वो था। अब सर पे बाल बहुत सारे हैं, जितनी ऊंची ऊंची जटाएं हैं और क्लीन शेव, तो इलॉजिकल हो गया ना। बट वी नेवर क्वेश्चन। टीवी सीरियल में सब में जो है दाढ़ी मूछे नहीं होती है। टीवी सीरियल में जितने भी भगवान आते हैं क्लीन शेव आते हैं, कैसे पॉसिबल है? तो हमें हमारे अंदर क्वेश्चनिंग एबिलिटी को जनरेट करना है, ये बहुत डिफिकल्ट है। बट जब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो भगवान हर चीज में, हर जगह से, हर सेल से, हर टिश्यू से आपको भगवान का रोल प्ले देखने को मिल जाएगा। बीमारी चुटकी बजा के गायब है। क्लियर है? कोई डाउट? नो। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बताइए बिंदु जी। जरा सा दिखा दीजिए, आपका म्यूट है तो मैं फिर
क्रिएटर एंड क्रिएशन के बारे में। ओके अच्छा, How- क्रिएटर क्रिएशन भी इट इज अगेन इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स। उसमें शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी, इनके 3 जनों के फोटो हैं। तीनों फोटो अलग अलग तरीके के हैं। एक जगह अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, आधा शरीर शिव जी का, आधा पार्वती जी का, तो गणेश जी के तौर पे उसमें है। एक में दोनों के आधे शरीर को जोड़ रहे हैं तो बीच में गणेश जी दिख रहे हैं। एक में फैमिली फोटो है जिसमें गणेश जी बैठे हैं बच्चे के जैसे, शिव जी पार्वती जी साथ साथ बैठे हुए हैं। सो लाइकवाइज ये अलग अलग फॉर्म्स है। तो हु इज द क्रिएटर एंड हु इज द क्रिएशन? क्या एक भगवान दूसरे भगवान को पैदा कर रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो ये भगवान की एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। एक भगवान दूसरे भगवान को पैदा नहीं कर सकता। भगवान कौन है? जो पैदा नहीं होता। भगवान कौन होता है? जो पैदा नहीं होता। जो पैदा नहीं होता। तो शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ये सारे के सारे भगवान है क्योंकि ये पैदा नहीं होते। क्लियर है? अब गणेश जी पैदा हो गए और गणेश जी भगवान हो गए, तो इसका मतलब या तो गणेश जी भगवान थे या शिव पार्वती जी भगवान थे, या कोई क्या चक्कर है ये नहीं। मैं मेरी बात समझा पाया? मतलब why I have added this slide after being impregnated with thoughts, इसका आंसर भी दे रहा हूँ। बहुत खूबसूरत आंसर मिलेगा, आपने कभी सोचा भी नहीं पड़ेगा इस पार्ट पे। गणेश जी कौन थे? गणेश जी कौन थे? He was created ना, from mud से बनाया था ना पार्वती जी ने। पार्वती जी ने अपने मैल से जब हाँ। नहा रहे थे तो अपने उपटन का जो मैल था उससे उन्होंने गणेश जी को उत्पन्न करा था। ठीक है, तो पार्वती जी का बेटा कौन था? गणेश। और उनके फादर कौन थे? शिव भगवान। उनके फादर नहीं थे। उनके सिर्फ मदर थे। ठीक है, अब यहां से जब मैंने इस पार्ट को देखा तो मैंने इसको कैसे बोला, गणेश कौन थे? क्वेश्चन पहला ये हुआ, गणेश कौन थे? तो स्त्री द्वारा पुरुष की उत्पत्ति बिना पुरुष सहयोग के, वो गणेश थे। मैंने क्या बोला, रिपीट करिए। मीन्स पुरुष की उत्पत्ति विदाउट मेल, विदाउट पुरुष। हाँ, तो स्त्री द्वारा पुरुष की उत्पत्ति बिना पुरुष सहयोग के, वह गणेश है। तो गणेश को परिभाषित कर दिया मैंने। इस परिभाषा के आधार पे शिव जी गणेश है, विष्णु जी गणेश हैं और ब्रह्मा जी गणेश हैं। शिव जी के पापा का क्या नाम है? नहीं है। ब्रह्मा जी के मम्मी पापा का क्या नाम है? नहीं है। विष्णु जी के पापा का क्या नाम है? नहीं है। इन सबको महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने उत्पन्न करा है। ये दुर्गा सप्तशती के अंदर डिस्क्रिप्शन है कि इनके फादर नहीं है, इनके मत। तो मुझे पता चला कि शिव गणेश हैं, विष्णु गणेश हैं और ब्रह्मा गणेश है। सो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ईश्वर है, भगवान है। तो गणेश जी भी ईश्वर हो गए। तो इस प्रकार से गणेश जी के ईश्वर होने का पार्ट प्रूव हुआ। और ब्रह्मा, विष्णु, शिव जो है उनको डिस्क्राइब कैसे करा गया? यूनिवर्स के जैसा। विष्णु जी कौन? पूरा ब्रह्मांड जो है वो विष्णु जी का शरीर है। ये ब्रह्मांड जहां से उत्पन्न होता है वो ब्रह्मा जी का शरीर है, और ये ब्रह्मांड जहां विलीन होता है वो शिव जी का शरीर है। तो इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों के तीनों यूनिवर्स थे। तो यूनिवर्स को क्या बोला गया? ब्रह्मा भी गणेश, विष्णु भी गणेश और शिव भी गणेश। और ये तीनों के तीनों यूनिवर्स के 3 पार्ट हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए? गणेश हो गए। तो यूनिवर्स क्या हो गई? गणेश हो गई।
इसलिए फोटो जो है वो ब्रह्मा मतलब शिव, पार्वती और गणेश के इतने वेरिएशन इसलिए हुए क्योंकि हर एक फोटो एक अलग थ्योरी बता रहा है। अर्धनारीश्वर जो है वो एक अलग थ्योरी है। एक ही शरीर जो है, आधा शरीर शिव है, आधा शरीर पार्वती है। तो आधा शरीर शिव है, आधा शरीर पार्वती है, तो मैंने मेरे महल से एक गणेश को तैयार कर दिया, कौन सी दिक्कत है? क्योंकि एक ही शरीर में दो को एक माना, ठीक है ना, एक ही शरीर में दो को एक माना। तो ये सारी की सारी चीजें जो फोटोग्राफिक डिपिक्शन है, ये बेसिकली थ्योरीज है। हमें इनकी डेप्थ नहीं पता होती और हम इस पे बहस शुरू कर देते हैं, डिस्कशन होते हैं, अरे तुम्हारे धर्म में तो ऐसा होता है, तुम्हारे धर्म में वैसा होता है। अरे भाई, पहले तुम्हें ये तो पता हो कि वहां लिखा क्या है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है। एक डिस्कशन, डिबेट शुरू भी हो गया। अब शादी ब्याह जब भी होता है तो लोग बैठ जाते हैं, एक मोदी के पक्ष का होता है, एक मोदी के विपक्ष का होता है, और घर में झगड़ा शुरू, व्हाट्सएप में झगड़ा शुरू, इलॉजिकल डिबेट्स। अरे भाई, लॉजिकल तो चलो कहीं। तो मैंने जब ये पूरा पार्ट देखा तो मुझे एक ही चीज समझ में आई, दैट वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू थिंक एंड क्वेश्चन करेक्टली, जिसकी वजह से आज ये सारी प्रॉब्लम्स है। द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग करेक्टली, ये पूरा का पूरा प्रोसेस रिजॉल्व हो जाता है। तो ये जो पीपीटी है डे 3 की, इसमें ब्रॉडली ये 3 शीट्स जो हैं ये सबसे काम की है। इसके बाद जो है हमने वेद और तंत्र को समझाया। वेद और तंत्र समझाया कैसे? जैसे एक फीमेल अपने बच्चे से बात करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल वेदास। जब वो बच्चा बाहर आ जाता है तो उसको कौन बताता है बात करना? उसको किताबें तो नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन 1 साल का बच्चा बोलना शुरू हो जाता है, तो उसे किसने पढ़ाया? वो वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन के सीड जो है उसको तंत्र कहते हैं, ठीक है। सो ये जो तंत्र और वेद जो है, इसके डिस्क्रिप्शन की ये 3-4 स्लाइड्स हैं। अब नेक्स्ट जो 3-4 स्लाइड्स है, दीज आर प्योरली थ्योरी। आपके प्रोग्राम से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये मैंने इसलिए शेयर करे बिकॉज इस लेवल का डिस्कशन हो गया था कि हम फिलोसॉफिकल बातें करनी शुरू हो गए थे, तो वो फिलोसफी हमारे रिलीजियस नॉर्म्स में कहाँ कहाँ कैसे कनेक्ट हो रही है, इसके लिए मैंने डिटेल शीट डाली थी। बट इट हैज नथिंग टू डू विद द स्पिरिचुअल प्रोग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो हमारे एडवांस लेवल के जो प्रोग्राम्स होंगे, उसमें इन पॉइंट्स का बेस बनाकर आगे के डिस्कशन और डिबेट्स यूज करी जाएंगी। बट ब्रॉडली ये बताने के लिए कि जो भी हमारा रिलीजन का प्रोसेस है, सनातन धर्म का या हिंदू धर्म के हिसाब से, उसमें दिक्कत सिर्फ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन मिसिंग होने की है। मैं मेरी बात समझा पाया? नहीं, क्लियर है सबको? तो ये हमारा पार्ट हो गया। और आगे बताइए, स्लाइड्स कौन कौन सी है? 9 chakras, 9 elements, 9 डायरेक्शंस। ठीक है। और उसके बाद एक बॉडी पार्ट्स का कुछ प्राणा, ओज, तेज, इन्हें कंबाइंड फॉर्म लिफ्ट करते। नेक्स्ट टिम और ब्रिम का एयर प्राणा वत। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट This transformation Foundation foundation of Ayurveda। ठीक है, वो भी एक ही चीज चल रही है। और आगे? और उसके बाद 5 elements, तेज, पित्त, कफ, ओज, what happens inside। ठीक है। नेक्स्ट। बस खत्म। ठीक है। अब इसमें जो है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो ये है कि जब मैंने ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन और क्वेश्चनिंग एबिलिटी करी तो मुझे 9 चक्रास मिले। 9 चक्रास का एक अलग क्लास है, वो उसमें कवर करते हैं हम, ठीक है। जो डे 2 था उसमें हमने वो 5 एलिमेंट जो अल्फाबेटिकल सिस्टम के तौर पे बांटा था, उसमें 5 एलिमेंट्स सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर में थे। तो 5 + 5 + 5 15 होने चाहिए थे, बट टोटल 9 थे वो।
ठीक है ना, ध्यान है ना ये वाला डिस्कशन कि वो 5+5+5 होना चाहिए, बट वो टोटल जो है वैसा है जैसे तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के जो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो सेंटर पॉइंट से लेकर चलेंगे, ऊपर बढ़ेंगे तो 5 ऊपर है, 5 नीचे है और 5 आगे और 5 पीछे, इस तरीके से वो स्ट्रक्चर था। तो वो टोटल 9 थे। तो मैंने फर्स्ट चीज जो मेरे लॉजिकल थिंकिंग से निकाली वो निकाली दैट देयर आर 9 चक्रास। फिर सेकंड पार्ट निकाला 9 एलिमेंट्स। फिर थर्ड पार्ट निकाला 9 डायरेक्शन। अब 9 डायरेक्शन कौन सी हो गई? सबको 8 ही डायरेक्शन पता है। पहली डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 हो गई। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नेक्स्ट 4 हो गई, 8। सेंटर, क्योंकि अगर मैं एक मल्टी स्टोरी लेकर चलूं और उसका वास्तु करना है तो 5वीं मंजिल का वास्तु और 6ठी मंजिल का वास्तु सेम होगा या अलग अलग होगा? दोनों में एक पर्टिकुलर एलिमेंट चेंज हो गया ना। तो कौन सा चेंज हुआ? सेंटर की डायरेक्शन चेंज हो गई। मैं समझा पाए मेरी बात? But center is same, no, on each floor. अगर आप फ्लोर के बारे में बात कर रहे हो ना, सेंटर तो सेम है लेकिन सेंटर बदल गया ना। ऑन ईच फ्लोर द सेंटर इज चेंज, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम। तो जो चेंज हो रहा है उसी को तो मेजर कर रहे हैं ना। मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, मैंने कब ये सारी चीजें समझी। एक मेरा फ्रेंड था, उसका घर जो है वो 1000 स्क्वायर यार्ड्स का था या 1000 स्क्वायर मीटर्स मान लीजिए। तो उसका जो बराबर वाला घर था वो भी 1000 स्क्वायर मीटर का था। अब हुआ क्या कि जो मकान जो जिस डायरेक्शन में बना हुआ था उसमें इसने 100 मीटर की एक 100 क्या कहते हैं 10 फुट का या 20 फुट का एक पट्टी जो था पूरा लॉन्गिट्यूडनल, उसको बराबर वाले व्यक्ति को बेच दिया। उसको बेचने के बाद 1 साल के अंदर उन दोनों घरों में एक एक बेटे की डेथ हो गई। तो वास्तु में मुझे पता चला कि हर चीज जो ट्रांसफॉर्म हो रही है इट इम्पैक्ट्स ए पर्टिकुलर एरिया। तो फिर मैंने देखा कि हमारे पास कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो मैंने यूनिफॉर्मिटी जब स्टडी करी तो मुझे पता चला चक्रास वर 9 नॉट 7, एलिमेंट्स वर 9 नॉट 5। अब हमें तो 5 एलिमेंट ही बताए ना हर जगह, 9 कहीं बताए नहीं। तो फिर वो 9 एलिमेंट मिले। फिर डायरेक्शन 8 बताई गई हर जगह, फिर वो 8 नहीं 9 बनाई उसको। फिर उसके बाद 9 प्लैनेट्स थे, नवग्रह। तब मेरे पास एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर आया जिसको मैं यूज करता था तो हर चीज चेंज हो जाती थी। अब मुझे जो है मान लीजिए आपको रेमेडी देनी है तो मैं घर की 9 वास्तु डायरेक्शंस को इम्पैक्ट करूंगा। आपके हर एक व्यक्ति जो भी घर के अंदर है उसकी 9 प्लैनेटरी पोजीशन फर्क होगी, आपकी जन्मपत्री फर्क होगी, हस्बैंड की फर्क होगी, बच्चों की फर्क होगी। उसकी रेमेडी भी 9 के तौर पे बनेगी। फिर आप सबके 9 चक्रास हैं, तो आपके हर एक व्यक्ति के 9 चक्रास की वजह से आप सबकी एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होगा। सो 9 प्लैनेट्स, 9 डायरेक्शंस, 9 चक्रास और फिर 9 एलिमेंट्स कि कौन सा पार्टिकल कौन सा एलिमेंट वीक है कौन सा स्ट्रांग है उसके हिसाब से। तो जब मैंने इन चारों को जोड़कर और फिर जब अपने सॉल्यूशंस देने शुरू करे तो दी रेमेडीज वर वेरी इंटेंस। और उसी चीज को यूज करके जब हमने हीलिंग करनी शुरू करी तो हीलिंग के तो आपने ऑलरेडी देख ही रखे हैं हमारे रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैंने बोला कि एक एडिशनल चक्र है लंबिकाग्र चक्र और आपने अपनी लंबिकाग्र चक्र से ही अपनी स्पिरिचुअल कॉर्ड को देखना शुरू करा तो आपको पता चला कि इसको जोड़ने के बाद आपकी एनर्जी और बढ़ गई। उसको सिर्फ एक्नॉलेज करिए कि आई पजेस अ लंबिकाग्र चक्र एंड दैट इज माय सोल सीड। केवल ये बोलते ही आप उसकी स्पिरिचुअल कॉर्ड देखिए, आपकी स्पिरिचुअल कॉर्ड में इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है। करके देख लीजिए अगर लगता है।
क्या फर्क आया? डबल हो गया। डबल ही हो गया। और जैसे जैसे आप इससे रोज के रोज कनेक्ट होते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि ये बढ़ता जा रहा है। जो जो पहले जमाने में कहते थे साधु और ऋषि मुनि जो है, उनकी स्पिरिचुअल कॉर्ड किलोमीटर्स में चलती थी। इसलिए जो राजा होते थे वो उनको 1000 गाय, 1000 या 100 गांव, 1000 स्वर्ण मुद्राएं, लाखों स्वर्ण मुद्राएं वो इसलिए देते थे बिकॉज वो उतने एरिया में उनकी स्पिरिचुअल कॉर्ड की वजह से कोई डिफिकल्टी प्रॉब्लम नहीं आती थी। उतनी प्योर एंड स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कॉर्ड हो जाती थी। तो सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई करने के बाद रोज इससे कनेक्ट होना कितना इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट होने के बाद इसमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें आए वो कितना इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट द बेसिस वी हैव डेवलप्ड। ये हमारे प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट एंड यूनिक पार्ट है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इन अ सिचुएशन टू अंडरस्टैंड इवन कि भाई इस चीज का कितना। मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है मुझे 5 एलिमेंट की बजाय 9 एलिमेंट पता चल गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल था। मुझे 9 चक्रास पता चल गए, बहुत बड़ा मिरेकल था। 9 डायरेक्शन को मैं सोच पाया, बड़ा मिरेकल था। 9 प्लेनेट सिर्फ मुझे पता थे कि हाँ भाई जन्मपत्री में 9 होते हैं, उसके हिसाब से बस वो पार्ट मुझे पहले से पता था। बाकी कोई चीज पहले नहीं पता थी, सब ढूंढने पर इकट्ठा हुआ। So that is what I am trying to highlight through this program is, ये जो बाकी स्लाइड्स है जो मैंने आज कवर नहीं करी है वो हम कल कवर करेंगे। आपको इसको पूरा पढ़ना है। कल ये वाला पार्ट आएगा भी, कोर्स के पार्ट में ये वाला, कि ये वात पित्त कफ और 5 एलिमेंट्स किस प्रोसीजर से कनेक्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं। ये कल के उसमें पार्ट में आएगा। आज के जो हमारा इनटेक है वो सिर्फ ये है कि हाउ एम आई एबल टू कनेक्ट विद 9 एलिमेंट, 9 चक्रास, 9 प्लैनेट्स, 9 डायरेक्शन। क्योंकि जब मैं इस तरीके से इस मॉडल को देखता समझता हूँ, वो सिर्फ मैं तभी कर पाया व्हेन आई वाज नॉट इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स। अदरवाइज मैं भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता था अपनी थिंकिंग को। मेरे गुरुजी ने भी कहा भाई ये तो ऐसा होता है, जी गुरुजी ऐसा ही होता है, बात खत्म। पर जब क्वेश्चनिंग करनी शुरू करी तो उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट करा कि ये क्वेश्चनिंग जो है ये सही है। तो जो हमारी ब्लाइंड फॉलोइंग जो है वो हमारे को नुकसान देती है। कुछ चीजों में बहुत फायदा हुआ, that we were able to sustain our religion for that very longer period, बट कुछ चीजों में नुकसान हुआ कि हमारी क्वेश्चनिंग एबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है ना? राइट जी, एनी क्वेश्चंस? ये इसका पूछूं? हाँ हाँ प्लीज, एनी क्वेश्चन। अभी है हमारा 2 बजने में टाइम है, कुछ भी पूछ लीजिए। So for acupressure you said that these were 2 legs and 2 hands. तो उसमें राइट लेफ्ट ऐसा आता है कि नहीं? मतलब एक सेकेंड, राइट लेग, लेफ्ट लेग, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। ये देखिए मेरा हाथ दिख रहा है आपको, ये बीच के दोनों पैर हैं, ये दोनों हाथ हैं, ये हेड है। ठीक है, अब हमारा जो नसों का सिस्टम है वो इस तरह से है कि राइट हैंड में आप इसको जिस भी तरीके से रखेंगे, मान लीजिए इस हाथ को आपने ऐसे रखा तो ये हेड हो गया, ये आपका राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट फुट हो गया, लेफ्ट फुट हो गया। अब आप अपने दूसरे हाथ पे करेंगे तो वो भी इसी ऑर्डर में होगा। अब आप किसी भी एस्पेक्ट को, जैसे थंब है, थंब को आप ट्विस्ट करिए, उसको जो है थंब के सेंटर पॉइंट की मसाज करिए, तो आप देखेंगे आपको गर्दन में आराम होना शुरू हो जाएगा। आपको अभी कहीं पेन हो रहा है इस समय बॉडी में? जब भी कहीं पेन हो, इस थ्योरी के थ्रू उस पॉइंट को लोकेट करिए अपने हाथ के ऊपर, और जैसे ही आप लोकेट करेंगे उस जगह दबा कर देखिए, वहां पे दर्द हो रहा होगा। वैसे दर्द नहीं पता चलेगा, बट जब आप उसको दबाएंगे उस तरह से तो वहां पे दर्द पता चलेगा। उसको दबाइए, जैसे ही उसको दबाना शुरू करेंगे। अभी बैठे बैठे ऐसे मसाज करने से अच्छा लग रहा है हेड में। ये है, तो ये गैसेस रिलीज हो जाती है हमारी।
ये गैसेस रिलीज होने की वजह से। जैसे गौतम जी कह रहे थे डायबिटिक्स के हिसाब से, अभी मैंने उसी चीज का जब स्टडी करा तो मैंने हाईलाइट करा कि जो लोग डायबिटिक हैं या जिनकी वैक्सीन लग चुकी है, उन्हें अपना जो यूरिन टेस्ट कराएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनका एसिडिक यूरिन है। अगर एसिडिक यूरिन 6 महीने तक इग्नोर करते हैं, इट कैन इवन ग्रो अप टू कैंसर डिपेंडिंग अपॉन। तो ये हमारे शरीर में जो एसिड है ये कैसे बनता है? ये लिवर की मैल फंक्शनिंग से बनता है। लिवर के अंदर जो है ये एबिलिटी है कि वो आपके शरीर के जो एसिड्स हैं उसको प्योरीफाई करता है, और प्योरीफाई करके वो गॉल ब्लैडर में ट्रांसफर कर देता है। जितने भी एसिड्स बनते हैं, जो ब्लड में जितने भी एसिड्स होते हैं, जैसे हम गोलगप्पे टिक्की बहुत खाएं तो पानी पूरी वगैरह खाते हैं तो वो पानी एसिडिक होता है, तो उसको बहुत ज्यादा खाने से वो पानी पूरी जो है वो पानी तो चला जाता है, वो एसिड शरीर के अंदर रुक जाता है। तो जो रुक जाता है एसिड, उसको लिवर जो है वो प्योरीफाई करता है ताकि वो ब्लड में नहीं जाए, और जब वो ब्लड में नहीं जाता तो उसके बाद जितना भी एसिड है वो माइनर क्वांटिटीज जो है वो गॉल ब्लैडर में ट्रांसफर कर देता है। क्लियर है? अगर ये प्रोसीजर ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो लिवर गड़बड़, गॉल ब्लैडर गड़बड़, ब्लड गड़बड़, ब्लड के साथ सारे बॉडी पार्ट गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड का काम है एनर्जी सप्लाई करना। उसमें आयरन का कंटेंट होता है। अब आयरन के साथ में एसिड भी रख दोगे तो थोड़ी देर में भूल ही जाएगा ना सब कुछ, तो धीरे धीरे बॉडी में वो इम्पैक्ट्स आने शुरू होते हैं। तो हमारी जो, जैसे प्राणिक हीलिंग में क्या होता है ना, सबको हीलिंग सिखा देते हैं, प्रोटोकॉल रटा देते हैं, बट दे नेवर टीच यू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब अगर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छी तरह से नहीं पता होगी तो यू विल एंड अप डूइंग समथिंग रॉन्ग। उसकी वजह से वो रिजल्ट जो है उतने नहीं होते जितने होने चाहिए। अदरवाइज प्राणिक हीलिंग का जो प्रोसेस है वो इतना लाजवाब है। आई रियली एडमायर देम। भाई मैं आज जो भी कुछ हूँ, अगर मैं प्राणिक हीलिंग नहीं करता तो मैं नहीं हो पाता, बट वहां के शॉर्ट कमिंग जो है वो भी बहुत सारे हो गए, और उसका रीजन सिर्फ यही है कि वो किसी एक व्यक्ति को भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमें ध्यान में रखना ही पड़ता है कि भाई उसको भगवान नहीं बनाओ, वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। जिस प्रोसेस से वो डेवलप हुआ, उसने दुनिया को डेवलप करा, इतनी खूबसूरत साइंस दी। अब उसे अगर भगवान नहीं बनाएंगे तो उतना डोनेशन नहीं आएगा कि हर एक व्यक्ति डोनेशन देगा। तो पूरा प्राणिक हीलिंग या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से करते हैं, उनका रीजन यही हो जाता है बाद में, that they stop doing the research and play with the emotion and sentiments of the masses, और उसको वो भगवान बना देते हैं। which is what was my natural सी concern कि भाई हम तो भगवान जी, गणेश जी को भी टेस्ट करके मानेंगे, बिना उसके तो गणेश जी को भी नहीं मानेंगे। आप तो साईं बाबा और बाकी सबको भी भगवान करवा देते हो। so which is what I feel कि ये कहीं भी हम इलॉजिकल जब हो जाते हैं, उसके इम्पैक्ट्स हमारे को परेशान करते हैं, क्योंकि इलॉजिकल होना हमारी क्वेश्चनिंग एबिलिटी को अफेक्ट करता है, और हमारी क्वेश्चनिंग एबिलिटी ही हमें भगवान से जोड़ती है। ठीक है ना? बेसिकली हम क्या करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, बट उनके आध्यात्मिक और जो सत्य है उसको नहीं आजमाते अपने जीवन में। हाँ, जो मतलब लॉजिकल पार्ट है। मतलब मूर्ति का मतलब ये है कि भगवान एक मंदिर तक सीमित नहीं है बिल्कुल कि आप बोलोगे ये भगवान की पावर जो है हमने मंदिर तक सीमित कर दी है, हमारे घर में आके कुछ नहीं कर सकता। घर में अगर रखेंगे तो फिर छोटी मूर्ति एक और रखनी पड़ेगी, बट मूर्ति से ध्यान लगाने में आसानी होती है, भगवान कैसे दिखते हैं उसमें आसानी होती है। तो वो मूर्ति का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मूर्ति के ध्यान लगाना डिफिकल्ट है, मूर्ति के साथ में ध्यान लगाना बहुत आसान है। मेरा कहने का जैसे हम गुरु भी कोई धारण करते हैं, गुरु के वो मतलब चीजें जो बोलते हैं उन पे ध्यान नहीं देते, बट हम गुरु को पूजना शुरू कर दें, उनकी आरती कर लेंगे, ये कर लेंगे। हाँ, मतलब वो बिल्कुल ये सही कह रहे हो। वो पार्ट में बोल रही हूँ कि हम उनकी चीजों को फॉलो नहीं करेंगे। जो अगर कोई भी हो गुरु, वो यही बोलते हैं ना कि मतलब हमें ये करना चाहिए, गीता सार पढ़ना चाहिए, वो हम नहीं पढ़ेंगे, बट हम उनको पूजेंगे, उनके हाँ, पैर धोने लगेंगे। बस 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 यही हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है। कुछ लोग खुद करवा रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, बट हो यही रहा है। दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। अच्छा, मुझे एक चीज बोलो, डायरेक्शन जो आपने 9 बोली, 9 के बीच वाले को कुछ बोलेंगे?
सेंटर, हाँ सेंटर, हाँ वो ये डे 7 की पीपीटी में है। ये डे 7 आप दोनों ही जनों ने नहीं करा ना गौतम जी ने ना आपने। आई थिंक डे 6 और 7 आपका पेंडिंग था, डे 5 तक आपने करा था। तो कल हम डे 3 और डे 4 कवर करेंगे ना, तो उसके बाद फिर ये आ जाएगा। इसमें ये एक और स्लाइड जो थी ये वाली जिसमें बॉडी दिखाई है, प्राणों के नाम, स्थान और कार्य विवरण। कार्य विवरण क्या होता है? कार्य विवरण मतलब किस डोमेन में काम फंक्शनल होते हैं वो वाले प्लांट, ये हमारे उससे रिलेटेड नहीं है वैसे। ये मैंने सिर्फ नॉलेज के हिसाब से डाल दिया था। ऐसा होता है ना बहुत सारे, मतलब मेरे पास हर तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक उसकी स्ट्रीम फर्क होती है। कोई प्राणिक हीलर आ गया, कोई रेकी वाला आ गया। अब रेकी वाला आता है इसलिए मैंने कुंडलिनी चक्र का डाल रखा है, क्योंकि रेकी पूरा का पूरा कुंडलिनी बेस्ड है। तो उसमें उनके वो चक्रास जो है वो उसका उतना ज्यादा नहीं है जितना कुंडलिनी को वो मानते हैं, और कुंडलिनी को ही बेस बनाते हैं। उसमें चोको से वो क्या कहते हैं, चोको रे जो उनका सिंबल है, वो चोको रे सिंबल भी कुंडलिनी की शेप है। तो अब वो कोई आ जाए, फिर अगर कोई प्राण से रिलेटेड आ जाए जो स्टडी के तौर पर है, तो प्राण की सब लोग बात करते हैं, रई की बात नहीं करता। तो फॉर्मल सिस्टम में प्राण और रई दो मिलाकर एक यूनिट था। तो ये वाला पार्ट मुझे क्योंकि कल कवर करना है, तो इसलिए मैंने आज इस वाले पार्ट को नहीं टच करा था। कि मैं ये बताना चाह रहा था कि ये प्राणिक को जब मैं बात करता हूँ तो प्राण में सिर्फ प्राण नहीं है, प्राण और रई दोनों है। प्राण रही क्या और रही क्या? रई और प्राण ये लंबा है ना थोड़ा डिस्कशन, इसलिए कल के लिए रिजर्व करा है। तो कल मैं डे 4 और ये प्राण रई वाला जितना बेस है ना ये पूरा कवर कर दूंगा। एक और चीज, अगर हम इस कोर्स, ये जो हमारी हीलिंग है, इसको अगर हम एक योग के हिसाब से देखें, ऐसे मेरे मन में एक क्वेश्चन है, जैसे योग को भी कहा गया जो आप करते हैं वो योग ही है, जैसे हम ये भी कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो योग। तो ये कौन सा योग होगा? जैसे उसमें बहुत सारे मेरे देखो को जी ऐसा है, ये देखो ये सारी की सारी ना ये इलॉजिकल थिंकिंग है। योग क्या है? योग का मतलब एक्सरसाइज नहीं है। ये जितने भी डफर आज बैठ के ना योगा डे पे बात करते हैं और सारी एक्सरसाइजेज और आसन लगाते हैं, वो तो है ही। योग का मतलब है हमारे एक सेल से हाँ, टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से सिस्टम बना, सिस्टम से बॉडी बनी। तो ये कौन है जो इतने सारे सेल्स को एक जगह एक ही बंडल में होल्ड कर रहा है? वो है हमारी एक बोरी को इमेजिन करो, तो एक बोरी में गेहूं भर दो, ठीक है, पूरी बोरी गेहूं से भर गई, उसको रख दो सीधा, तो जब तक उसका बेस जो है वो टिका हुआ है तब तक तो सीधी रहेगी। आपने टेढ़ा करा तो वो उधर की तरफ गिर गई। ऐसी होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब आप थोड़ी देर को ध्यान से देखो अपने ह्यूमन बॉडी को, कि ये कौन है जो इन सारे सेल्स को बांध के एक छोटी सी शेप में पैकेज करके बैठा हुआ है। ये बोरी के जैसा आउटर कवरिंग नहीं है, इसके अलावा इसमें कौन है? तो आपको वो योगेश्वर कृष्ण कहते हैं उसको। मतलब ये कौन है जो इस पूरे योग को धारण कर रहा है? हम में से सब लोगों का बॉडी शेप फर्क है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम जहां से टेढ़े हुए तो इधर को गिर गए, या जहां से उधर हुए तो उधर को गिर गए। जैसे बोरी है वो कहीं भी गिर सकती है, बट ह्यूमन बॉडी नहीं गिरती है। तो ये कौन है जो इसको धारण कर रहा है? तो उसका संस्कृत का श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, योगः कर्मसु कौशलम। ये योग जो है ये कर्म का कौशल है। कर्म का मतलब है पर्पस ऑफ लाइफ। देयर इज अ यूनिक पर्पस ऑफ लाइफ विच इज होल्डिंग एवरीथिंग। हमारे जितने भी सेल हैं, नाक के सेल हैं, उन्हें पता है कि उन्हें सांस लेने में अपना काम कंट्रीब्यूशन देना है। सो द पर्पस ऑफ लाइफ इज ब्रीदिंग। जो टंग के सेल्स हैं उन्हें पता है उन्हें टेस्ट करने में ही अपनी एनर्जी को लगाना है। तो उनकी लाइफ का पर्पस फर्क है। बाल हैं तो बालों का पर्पस ऑफ लाइफ फर्क है। अगर बाल जो है जहां जिस स्किन पर होते हैं वो आईब्रोज पर आ जाए, आईब्रोज वाली वक्त ऊपर चली जाए, तो सब मिसमैच हो जाएगा, हम सुंदर की बजाय बदसूरत दिखेंगे। तो मेरा जो पर्पस है हाईलाइट करने का वो ये है कि जब हम योग पे बात करते हैं तो हम उस एंटिटी की बात कर रहे हैं जो सब कुछ धारण कर रहा है। ये कोई तो होगा जो सूरज, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी इन सबको धारण कर रहा है।
जो धारण कर रहा है उससे अपने आप को कनेक्ट करना। और धारण कौन कर रहा है? जो कंट्रोलर है। कंट्रोलर कहाँ है? दोनों कानों के बीच में सीधी लाइन खींच के जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट पे जो कंट्रोलर शरीर के अंदर है, और इस पूरे यूनिवर्स में या अर्थ में जहां भी आप उस कंट्रोलर को इमेजिन करो, उससे अपने आप को कनेक्ट करके देखो। तो जैसे ही आप उस कंट्रोलर से कनेक्ट होगे, यू विल फाइंड कि आपकी स्पिरिचुअल कॉर्ड, उसकी एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप किसी भी चीज से एनर्जी खींच सकते हो, बट उसमें किससे कनेक्ट होना इंपॉर्टेंट वो है, नहीं तो यू एंड अप लूजिंग योर एनर्जी। ठीक है ना? तो ये पार्ट है। नहीं, वो तो अभी अभी यही पे रिसर्चेज हो रही है कि हमारा जो योगा है वो उसको गलत तरीके से हम आजकल मॉडर्न, खासकर जो वेस्टर्न लोग हैं उन्होंने गलत तरीके से प्रचार किया, और हिंदुओं ने तो देखा ही नहीं उस चीज को, जो इंडियंस थे जहाँ से ये योग हमारा जो है उसको अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग में 8 पार्ट्स हैं उसके। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, क्या यम, नियम, प्रत्याहार, और मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब इसी तरह से है उसके 8। फिर 8 के और फर्दर पार्ट्स हैं। तो इस अष्टांग में तरीके भी काफी योगा अभी तो ऐसे तो हमें देखा जाए, मैंने तो पूरी प्रदीपिका, हठा प्रदीपिका से मतलब पढ़ रही हूँ मैं इस टाइम पे। हठ उसमें प्रदीपिका ना? हाँ जी, उसमें तो सारा लिखा है कि हठ का मतलब भी ह और थ, मतलब इंडला पिंगला, फिर सूक्ष्म नाड़ी को उजागर करना, डेट इज रजा योगा। फिर ये सब चीजें मिलकर एक मतलब मेडिटेशन की साइड ही हमें ले जाती हैं। ये सारे योग हमें मेडिटेशन की साइड, बट अभी जो मॉडर्न टाइम्स में योगा का एक सिर्फ फिजिकल दिखावा, एक सुंदर बॉडी को दिखाना, बस इतना ही रह गया, या बीमारी को ठीक करना, बट देखो जी, इसका बड़ा मेन सिंपल सा है। योग जो है, योग में योगेश्वर को ध्यान रखना है। मतलब कि वो कौन है जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोलर है। रोल कर, बिल्कुल उसी को महसूस करना, उसी के कंट्रोलर से कंट्रोलर से कनेक्ट होना। कंट्रोलर से कनेक्ट होने के लिए आपका पहला एलिमेंट जो है वो चक्रास है, और दूसरा एलिमेंट आपकी कुंडलिनी है। ये हमारे प्रोग्राम में दोनों कवर होते हैं। ठीक है? फर्क सिर्फ काउंट है और एलिमेंट का फर्क है। ऐसा नहीं है कि हाँ, इनमें भी मूलाधार चक्र जो है वो अर्थ एलिमेंट ही लिखा हुआ है। बिल्कुल जो हठ प्रदीपिका है, इस पातंजलि योग प्रदीप पढ़ोगे तो उसमें और मिलेगा। उसमें काफी अच्छे तरह से लिखा हुआ है। एक गलती उसके अंदर भी है, ऐसा कोई सा भी नहीं है। इसकी योग वशिष्ठ आती है, उसको पढ़ोगे गलती उसमें भी निकलेगी। उसका अलग है, उसका अलग है, सबका बीच बीच में अपना अपना थोड़ा थोड़ा हाँ, है। तो ये सब में जो है वो एक खिचड़ी पका के जो डाल दी है, वो उसकी वजह से दिक्कत है। कोई भी अच्छा, 9/11 पेटल्स की बात ही नहीं करेगा। नहीं कोई 4, 6, 10, 12, 16 ऐसे करके पेटल्स की बात करता है। तो मैं मतलब उसके साथ मैंने जब मैं इसको आपको पढ़ा आपके था साथ तो connect करती हूँ ना, जब तब मुझे समझ आती हैं ये बातें। मतलब आपका, जब मैंने हीलिंग प्रोग्राम किया था तब मैंने ये पढ़ना शुरू नहीं किया था। अब जब मैं पढ़ती हूँ देन दैट्स व्हाई आई एम कनेक्टिंग दिस कोर्स। मतलब मेरा को काफी फायदा देता है ये वो वहां पे भी मतलब नॉलेज आता है और ज्यादा पता देखो जी, चलता मैं है कि आपको क्या बताऊं, बोल। मैं तो खैर बचपन से ये साधुओं के साथ में उठा बैठा हूँ। तो एक साधु बाबा मेरे को मिले, उनके लिए सब लोग कहते थे कि ये रात को उड़ जाते हैं, इधर से उधर तक उड़ते रहते हैं, वायु मार्ग में चलते हैं। मैंने कहा अच्छा। हम उनके साधु बाबा के साथ बैठे। उन्होंने कहा बेटा देखो ऐसा है, मैं आज तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। ये पतंजलि योग प्रदीप जो है, ये चलती फिरती प्रैक्टिकल नोटबुक है। तुम जितना इसको प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा सारा कुछ जागृत हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। हमने उसमें चेक करा, हमें उसके थोड़े दिनों बाद उसमें कमियां दिखनी शुरू हो गई, ये गलत है, ये गलत है। मैंने जब सीढ़ी की पायदान ही गलत है, तो ये सीढ़ी पे ऊपर कैसे चढ़ गया? इसका मतलब ये भी झूठी कहानी सुना रहा है। हमने उसको एक दिन पकड़ लिया कि ये झूठी कहानी सुना रहा है, इसकी कहानी जो है इसमें ये वाला पार्ट सच ही नहीं है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उस पूरी चीजों में जितना इन्वॉल्व होते हैं, उतना ही ज्यादा जो है उस पे बिलीव करने के शुरू कर देते हैं। हम अपनी बुद्धि को उठा के एक तरफ रख देते हैं, जबकि बुद्धि जो है वो आत्मा का प्रतीक है। हम सब में सब कुछ सेम हो सकता है, लेकिन हमारी बुद्धि विभिन्न है। तो जो भिन्नता ला रही है, कोई भी दो जनों में सेम लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं हो सकती। तो उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। तो वो रीजन सोल है, कि भाई मेरी सोल आपकी सोल से फर्क है।
और क्योंकि फर्क है इसलिए जो है वो यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती है। तो हम अपने लॉजिकल सिस्टम से कनेक्ट हो तो ये चीज जागृत होती है। बस इतना सा पार्ट है जो मेरी समझ में